ये 11,000 केसेस नहीं है, ये 11,000 फैमिलीज हैं। बच्चों में जो मैंने अभी देखा है, एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ था, शी कमिटेड सुसाइड। मतलब वो बहुत भयावह केस था, 8th क्लास की बच्ची थी। केवल इसलिए कि उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, उस बच्ची का स्कूल छूट गया, उसके स्कूल के फ्रेंड्स छूट गए। और मैं ये कहती हूँ कि इस इन्फेक्चुएशन में कुछ भी, मैं कहती हूँ लाख बहुत बड़ी गलती हो गई है आपसे, फिर भी आप अपने पेरेंट्स को बता दीजिए। क्योंकि अगर एक गलती हुई है, ज्यादा से ज्यादा 2 झापड़ 4 झापड़ खाओगे। नमस्कार साथियों, जैसे कि हम आपसे बात करते हैं अलग अलग मुद्दों के बारे में अलग अलग लोगों से, और उस बातचीत से हमें पता चलता है कि बहुत सी बातें ऐसी हो रही हैं जिससे किसी न किसी को कुछ फायदा जरूर हो रहा है। आज ऐसा ही एक पॉडकास्ट लेके हम आपके पास आए हैं जिसमें हम बच्चियों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे और यंग एज की उन समस्याओं की बात करेंगे जिनसे निकलने का कई बार कोई रास्ता हमें समझ में नहीं आता। लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और यदि बातचीत आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे अच्छे लोगों से बात करें जो आपकी जिंदगी को आसान बनाने में मदद करेंगे। विश्वास करिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जिंदगी को आसान बना लेना। जब आप आसान बना लेते हैं, समस्याएं अपने आप कमजोर हो जाती हैं और आपकी जिंदगी से चली जाती हैं। आज की बातचीत पूरी सुनिएगा और ये मत सोचिएगा कि हमने सिर्फ बच्चियों की बात की है। एक और पूरा पॉडकास्ट हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं जो बच्चों की समस्याओं पे होगा, जो लड़कों की समस्याओं पे होगा, क्योंकि हम यदि बराबरी चाहते हैं तो मौके भी दोनों को देने होंगे। सुनिए और आपके आसपास जो भी ऐसी बच्चियां हैं या महिलाएं हैं जिनको आपको लगता है कि ये पहुंचाना चाहिए, उन पर जरूर ये बात पहुंचाइएगा। एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, सुनाते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। मेरे घर आई एक नन्ही परी, और उसके आगे कहा है, चांदनी के हंसी रथ पे सवार मेरे घर आई एक नन्ही परी। और ये नन्ही परी जब धीरे धीरे बड़ी होती है तो उसके लिए न जाने क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं। माता पिता सोचते हैं कि इसे हम क्या नहीं दे सकते, लेकिन हमारा समाज कुछ ऐसा है कि जैसे जैसे ये नन्ही परी बड़ी होती जाती है, बहुत सारे सामाजिक प्रेशर का शिकार होती है। बहुत सारे आसपास के लोग क्या कहेंगे उस बात को लेके, या आगे इसका क्या होगा, कौन इसका ध्यान रखेगा, उस सारी बातों के चलते उसे जब भी मौका मिलता है कि वो अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ने लगे, तब कहीं न कहीं उसे रोक दिया जाता है। कभी बाबा कुछ कहते हैं, कभी माँ डर जाती है, कभी पति आगे नहीं बढ़ने देते और कभी समाज कहता है कि बस अब यहाँ से आगे जाने की जरूरत क्यों है। तो वो परी जब आपके गोद में आई थी तब तो बड़ी खूबसूरत थी, और जैसे जैसे बड़ी होती है आप क्यों उस पर बहुत सारे बंधन लगाते हैं। एक बात याद रखिएगा, जिस देश जिस समाज में महिला यानी वो परी जो इतनी सी थी, वो जब तक बराबरी से देश के समाज के विकास में हिस्सा नहीं लेगी, आप ये नहीं कह पाएंगे कि आपका भारत सच में महान हो गया है। आज बात करेंगे कि ये नन्ही परी, इसको बढ़ने से क्यों रोका जाता है और क्या ऐसा किया जा सकता है कि नन्ही परियों को अपने मन का आसमान मिले, अपने पंखों को खोल के उड़ जाने के लिए। क्या बात करेंगे, किससे बात करेंगे? बात करेंगे कि नन्ही परियां समाज में बराबरी का स्थान कैसे पा जाएं, बराबरी का योगदान कैसे दें और इनकी बराबरी से हमारा समाज और हमारा देश दुनिया में बड़ा नाम कैसे बनाए। किससे बात करेंगे? महिला सशक्तिकरण ऑफिसर से। जी हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट ऑफिसर से। कौन है ये ऑफिसर? महिला एवं बाल विकास विभाग की एक ऑफिसर जिनका नाम है डॉक्टर वंचना सिंह परिहार। ये भी एक नन्ही परी थी और इस परी ने काफी सारी मेहनत करने के बाद सोशियोलॉजी में पीएचडी कर ली और अब साइकोलॉजी पढ़ रही है। ये एक ऐसी महिला है जो ऐसी बहुत सारी बहनों को उनके परों को खोलकर उड़ने में मदद करती हैं, और यदि वहां कहीं मुश्किलें आती हैं तो उनकी जैसे भी संभव हो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तो आज बात करेंगे डॉक्टर वंचना सिंह परिहार से, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग में
वुमेन एम्पावरमेंट ऑफिसर हैं, महिला सशक्तिकरण अधिकारी हैं। सबसे पहले वंचना जी, ये बताइए कि जब आप नन्ही परी बन के अपने घर में आई थी, तो आपके लिए सशक्तिकरण किसने किया, क्या मदद हुई और क्या आपके संघर्ष रहे? क्योंकि आज भी जब हम नन्ही परियों को इस दुनिया में लाते हैं तो माँ बाप कई बार सहम जाते हैं कि इसे बड़ा करेंगे, पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वहां तक आते आते बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। आपका अपना संघर्ष क्या रहा और वंचना जो एक नन्ही परी थी वो डॉक्टर वंचना सिंह परिहार तक कैसे पहुंची? सभी को नमस्कार और नमस्ते मनीषा जी, थैंक यू आपने इस मंच पर बुलाया। अब आपका जो क्वेश्चन है उस पे आती हूँ कि जो डॉक्टर वंचना सिंह परिहार आज है और जब वो नन्ही परी थी, तो एक बहुत अच्छी चीज समझिए कि 1981 26 सितंबर 1981 मेरा डेट ऑफ बर्थ है और मैं अपने घर में सेकंड चाइल्ड हूँ और सेकंड गर्ल चाइल्ड हूँ। मेरी बड़ी दीदी हैं और उसके 4 साल बाद मैं अपने घर में आई और मेरे घर में मेरे पापा मेरी मम्मी ने बहुत ही अच्छे से वेलकम मेरा किया। मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे और उस समय नो डाउट सभी के घरों में ये रहता है कि पहली बड़ी बेटी है तो दूसरा बेटा एक्सपेक्ट करते हैं। गांव में लोगों ने किया होगा लेकिन मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि लोगों ने किया, क्योंकि मेरे बब्बा बुआ लोगों ने, नाना नानी, मुझे कभी भी फील नहीं हुआ कि मेरे घर में सेकंड गर्ल चाइल्ड होने से किसी ने मुझे टीज किया। और मुझे मेरी मम्मी बताती हैं कि मेरे पापा ने उसी समय मम्मी का जो ऑपरेशन होता है वो करवाने के लिए बोल दिया था कि हमारे 2 बच्चे हैं, बस हमारी 2 बेटियां हैं, हम 2 बेटियों को ही रखेंगे और अच्छे से पालेंगे। तो मेरे पापा का फाइनल डिसीजन हो गया था कि वो मेरे बाद अब और बेबी उन्हें नहीं चाहिए। ये उस जमाने में मेरे पापा की अवेयरनेस थी, मेरे मम्मी पापा की। बट मेरे बब्बा थोड़ा सा कि उनको बेटा, उनको मतलब कहते हैं ना कि बुजुर्ग का ये रहता है कि परिवार बढ़े, और परिवार बढ़े, आज भी हमारे भारतीय परंपरा में परिवार बढ़ने का मतलब होता है कि बेटा ही परिवार बढ़ाएगा। तो फिर ये हुआ क्योंकि हमारे यहाँ 8 पुश्तों से एक ही बेटा हो रहा था। मेरे पापा और मेरे बड़े पापा 8 पुश्तों के बाद 2 भाई हुए थे। तो मेरे बब्बा जी थोड़ा सा खाना वाना छोड़ दिए थे कि बेटी हुई है, हमको खुशी है, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराओ। फिर ऑपरेशन नहीं हुआ और फिर 2 भाई भी हैं मेरे बाद 2 भाई हुए और मुझे अपने पूरे घर में बड़ा लकी माना जाता रहा शुरू से। मैं डिप्टी कलेक्टर शब्द भी नहीं जानती थी, लेकिन चूंकि पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे तो डिप्टी कलेक्टर ये पता रहता था कोई सीनियर ऑफिसर है। सोचा करती थी छोटे से ही कि मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, जब बोलते भी नहीं बनता था, कनिस्तर बोला करती थी। पापा बताते हैं कि मैं डिप्टी कलेक्टर को डिप्टी कनिस्तर बोलती थी कि डिप्टी कनिस्तर बनूंगी, तब से बनना चाहती थी। और मेरे घर में पापा मम्मी ने कभी भी बेटा और बेटी में भेद नहीं किया, हर वो सुविधा दी जो भाइयों के लिए रही है। लेकिन बस वही जो आपने अभी बताया कि सोसाइटी का प्रेशर काफी कुछ रहता है और गर्ल चाइल्ड के साथ पेरेंट्स को सिक्योरिटी पर्पस एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो जब 10th के बाद मेरा पीपीटी में सिलेक्शन हुआ तो केवल इसलिए क्योंकि मैं लड़की हूँ, छोटी हूँ, मतलब 14 साल की हूँ, तो मैं बाहर हॉस्टल में अकेले कैसे रहूं। मुझे नहीं भेजा गया कि नहीं बेटा तुम तो यहीं पे पढ़ लो, साथ में ही पढ़ लो। 12th के बाद भी मैं बी करना चाह रही थी, इलाहाबाद जाना चाह रही थी, पूरी तैयारी हो गई थी, पूरी। मतलब कहते हैं सुबह 5 बजे वाली बस से जाना था, रात में 11 बजे हम सोए कि अब सुबह 5 बजे बस है। माय फादर वाज पोस्टेड रीवा एट दैट टाइम, लेकिन सुबह 5 बजे जब उठते हैं, 4 बजे उठे जल्दी जल्दी कि अब तो निकलना है, तो मम्मी बोली हमको घबराहट हो रही है, हम नहीं भेजेंगे। तो थोड़ा सा मतलब शॉकिंग था मेरे लिए कि मैं कहाँ इलाहाबाद जा रही थी और अब ये है कि मुझे, क्योंकि टिकट विकेट सब कुछ था, पैकिंग पूरी थी। लेकिन ठीक है, मम्मी बोली कि नहीं मैं नहीं भेजूंगी बेटा, मेरा दिल नहीं मान रहा है इलाहाबाद। मतलब जबकि रीवा से इलाहाबाद 3 घंटे की जर्नी है, बट दैट टाइम वो इलाहाबाद इलाहाबाद सोचा करते थे कि इलाहाबाद है, नहीं भेजे। फिर अब लाडली तो घर की थी ही, जिद्दी भी थी, तो मैंने बोला कि अब मुझे कॉलेज करना ही नहीं है। पापा आए, बहुत समझाए कि बेटा ऐसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अब बी नहीं करी हूँ तो मैं बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन करूंगी, मुझे प्लेन बीएससी नहीं करना है। पापा बोले ठीक है, फिर किसी तरीके से कॉलेज में एडमिशन करवाए, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन भी पापा ने करवाया। मेरे घर में सभी बोलते हैं कि पापा केवल और केवल कॉलेज में मेरे एडमिशन के लिए गए थे। अदर 4 भाई बहन हैं हम लोग, तो मम्मी ही करती थी नॉर्मली, लेकिन अब मेरी जिद ऐसी हो गई थी कि पापा गए साथ में, प्रिंसिपल सर से मिले, बोले सर करवा दीजिए किसी तरह, परसेंटेज तो अच्छे ही है। हो गया सिलेक्शन। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता है, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता।
पिछले 3-4 सालों से मेरे मम्मी पापा बस मुझे हॉस्टल ना भेजना पड़े, इसलिए बड़ा बड़ा सेफली रखना चाहते थे। और हुआ ऐसा कि मिड में ही जब मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर चल रहा था, तो पापा का ट्रांसफर नवंबर में रीवा से मैहर हो गया। मैहर छोटी टाउन है, वहां के कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं था। अब यदि मैं पापा के साथ मैहर जाती तो मेरा 1 साल स्पॉइल हो जाता, गैप हो जाता मेरे ग्रेजुएशन में, और वहां बीएससी कंप्यूटर्स नहीं मिलता, प्लेन बीएससी मिलती। अब फिर मम्मी पापा के सामने वही दुविधा आ गई कि अब क्या करें। फिर एट लास्ट पापा के बदले में ट्रांसफर होके जेलर अंकल आए थे, तो वो भी हमारे रिलेशन में थे, उनकी बेटी भी मेरे बराबर ही थी, फर्स्ट ईयर में थी। तो फिर पापा किसी तरह हिम्मत करके, मेरे कॉलेज में मेरे प्रोफेसर थे जो मैथ्स के एचओडी थे, डॉक्टर टीपी सिंह सर, तो उनके घर में फिर मतलब एज अ पीजी उनके अंडर में कि चलो ये मम्मी पापा की तरह रहेंगे। मैं ट्यूशन भी उन्हीं के यहाँ पढ़ने जाती थी, तो वो चूंकि कंप्यूटर और मैथ्स 2 सब्जेक्ट के मेरे कॉलेज में एचओडी हुआ करते थे, तो पापा ने उनके घर में मुझे शिफ्ट किया, और एट लास्ट पापा को मुझे छोड़ना ही पड़ा अकेले, और वो लोग फिर मैहर गए। मेरा ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के बाद फिर से वही दुविधा हुई कि मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे, तो सभी चाहते थे कि मैं मैथ्स में कंटिन्यू करूं, बट चूंकि मेरे दिमाग में वो डिप्टी कलेक्टर वाली बड़ा चलती रहती थी, तो मैं एमए क्रिमिनोलॉजी ही करना चाहती थी सागर यूनिवर्सिटी से। लेकिन उस समय मेरा भाई जो मुझसे 2 साल छोटा है, वो इंदौर होलकर कॉलेज में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका था और सेकेंड ईयर था। तो अब मम्मी पापा को वही लगा कि अब अकेले फिर सागर भेजूं, रीवा तो पास में था, सागर भेजना है, तो बोले कि अब तुम तो इंदौर से ही कर लो जो करना है, क्योंकि भाई वहां पर है। तो मन मार के फिर मैं एमएससी मैथमेटिक्स का एंट्रेंस दिया मैंने डीएवीबी में, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में एंट्रेंस क्लियर हो गया, एडमिशन हो गया, लेकिन मन तो वो दूसरी तरफ जाता रहता था कि नहीं मुझे पीएससी देना है। फिर इंदौर आ गई, मौका मिला। लेकिन यहाँ पर फिर मैं कहती हूँ ना कि जब हम अपने सपने देखते हैं तो अपने सपनों के पीछे हमें भागना पड़ता है, लेकिन छोटी सिटी से बड़ी सिटी में आकर मैं अपनी कमी को छुपाती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 साल जब मैं इंदौर में एमएससी मैथमेटिक्स कर रही थी, तो अगर पीएससी रेगुलर होती, एमपीपीएससी उस समय आ नहीं रही थी, वो मेरा बैड लक समझ लीजिए। और यूपीएससी के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि हम रीवा से आए थे, छोटी सिटी से आए थे। एमपीपीएससी तो जानते थे, बट यूपीएससी नहीं जानते थे कि हाँ कुछ ऐसा होता है कि हम यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। एमपीपीएससी आ नहीं रही थी, इंदौर आ गए थे। इंदौर की चकाचौंध एक अलग ही थी, मेट्रो सिटी, उस समय भी इंदौर बहुत ही था। होम ट्यूशन पढ़ाने का बड़ा शौक आ गया था, 5-5 घंटे होम ट्यूशन पढ़ाती थी, क्योंकि मैथ्स मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो 9, 10, 11, 12 और इवन जीएसआईटीएस के M1, M2, M3 जो बीई के बच्चे थे, उनको भी मैं ट्यूशन लेती थी। तो उसमें भी मजा आने लग गया था कि चलो, तो एक पैसे का जो लालच आ जाता है ना, पापा मेरे पूरा भेजते थे, हम दोनों भाई बहनों का बराबर भेजते थे पैसा, लेकिन फिर भी हम सोचते थे कि अरे अपनी खुद की अर्निंग, क्योंकि जब इंदौर आई तो मैंने यहाँ बहुत सारी लड़कियों को देखा कि वो ट्यूशंस लेती हैं, खुद की अर्निंग करती हैं, तो मुझे भी अच्छा लगा कि मुझ में भी कैपेबिलिटी है। तो वो जो 2 साल का रहा है मेरा पीएससी से भटकाव रहा है। अगर शायद वो 2 साल मैं नहीं ट्यूशंस में जाती और इंदौर जैसी अपॉर्चुनिटी को मैं थोड़ा सा किसी कोचिंग में चली जाती, या सोचती कि नहीं करना है। एक बार मैंने ट्राई भी किया, लेकिन उस समय हमारे टाइम पे केवल एक ही कोचिंग हुआ करती थी, कोठारी कोचिंग, और वो राजवाड़ा में थी। मैं इंद्रपुरी में रहती थी, तो मेरा भाई भी भारी केयरिंग मेरे से था, 2 साल छोटा, लेकिन हमेशा बड़े जैसे ही रहता था। अब कोठारी कोचिंग भी वो मुझे अकेले नहीं जाने देता था। मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 साल मेरा छोटा भाई मुझे कोठारी कोचिंग अकेले नहीं। एक दिन मैं बड़ी मुश्किल से गई भी, तो कहता है वो शाम का बैच है दीदी, तो रात में अकेले तुम कैसे आओगी। और उस जमाने में, आज तो राजवाड़ा इंद्रपुरी से समझ ही नहीं आता है, बट मैं ये 2001-2002 की बातें कर रही हूँ। 2002 में इंद्रपुरी से राजवाड़ा अपने आप में एक डिस्टेंस लगा करता था। और उस जमाने में मैं इंदौर में, मेरे लिए चोइथराम हॉस्पिटल जो था ना, वो बहुत बड़ा दूर हुआ करता था। मतलब भोलाराम उस्ताद मार्ग हमारे लिए नोन नहीं था, इंद्रपुरी से भोलाराम उस्ताद मार्ग हमारे लिए नोन नहीं था। ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से थे, और ऐसा नहीं था कि लड़का लड़की अलग, नहीं, केवल सिक्योरिटी की सेफ्टी पर्पज से बेटी को इधर उधर नहीं, क्योंकि अगर अंतर होता तो इंदौर भेजते नहीं। पढ़ाई, कभी मेरी पढ़ाई में कमी नहीं हुई। मतलब मेरे भाइयों से पहले हम दोनों बहनों की बातें पूरी होती हैं हमारे घर में, लेकिन बस वही सेफ्टी। तो सोसाइटी में जो ये वाला कंसर्न रहता है, आज भी है, अब तो समय के साथ ज्यादा बढ़ गया है। तो उस वजह से थोड़ा स्ट्रगल फील हुआ कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर ठीक है, मैंने उसको भी सोचा कि जो है तो ठीक है। मैंने एमएससी कंप्लीट की, और फिर उसके बाद
मैंने एक चांस अपनाया, दिल्ली चली गई। मैं 6 महीने दिल्ली रही। दैनिक पब्लिक एशिया, वहां पर एक न्यूज, नेशनल न्यूज पेपर है, उसमें मैं एज अ रिपोर्टर मैंने 6 महीने काम किया। ये तो उस समय मैं दिल्ली गई, 6 महीने दिल्ली नोएडा में भी मैंने किया। वहां पे भी मैंने देखा कि सिक्योरिटी नहीं थी। मैं एक दीदी के साथ गई थी, मेरी रिलेटिव थी, उनके साथ, तो उनको टीबी हो गया तो वो जबलपुर वापस आ गई। फिर मैं अकेली पड़ गई वहां पर। तो किसी तरह 10-15 दिन रही और मुझे कुछ वहां ऐसी चीजें दिखी जो मैं समझ नहीं पा रही थी कि लोग अकेली लड़की को दिल्ली में उस जमाने में भी इजी टारगेट किया करते थे। तो एक दिन मैं अपने भाई से ऐसे रोते रोते बोली, मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर और समझ नहीं आ रहा है कि करूं क्या। तो भाई बोला कि दीदी तुम्हारा मैं अब भी रिजर्वेशन करा रहा हूँ तत्काल में, तुम कल की ट्रेन में सबसे पहले इंदौर आ जाओ, पैसे वैसे छोड़ो, अपन यहीं देख लेंगे। मैं तुरंत दूसरे दिन का रिजर्वेशन मेरे भाई ने करवाया, मैं इंदौर आ गई। फिर हम सोचते रहे क्या करें। फिर उसके बाद मैं एमफिल में एडमिशन मैंने लिया, एमफिल मैथमेटिक्स, एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा, क्योंकि उस समय फिर पापा मेरे मैहर पोस्टेड थे। तो मैं रीवा चली गई क्योंकि रीवा मेरा नोन था और भाई भी चूंकि बैंगलोर चला गया था एमसीए के लिए, तो इंदौर में भी अब कोई नहीं था। मैं वापस रीवा गई, एमफिल मैंने किया और फिर रीवा गई तो फिर मैं 2005 में जब एमपीपीएससी का एक रूटीन चालू हो रहा था, तो जब 2005 में एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन आया तो समझ में आया कि हाँ ठीक है, कुछ होगा। और तब तक मेरा एमफिल मैथमेटिक्स में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था। तो इसमें हम एक बात इसको बीच में रोकेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि माता पिता चाहते भी हैं कि बच्चियों को आगे ले जाएं, तो सामाजिक परिवेश जो है, सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं, आसपास के जो इश्यूज हैं, वो उन्हें बच्चियों के मामले में उतने कॉन्फिडेंट नहीं होने देते। तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि इन नन्ही परियों को वो आसमान देने के लिए हम अपने समाज को थोड़ा सा और अच्छा बनाएं, सिक्योर बनाएं, ताकि कोई भी माता पिता ये सोच के किसी बच्ची को आगे बढ़ने से ना रोकें कि अकेले कैसे भेजेंगे, अकेले कैसे रहेगी। ये जिम्मेदारी हमारे समाज पे आती है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को सिक्योर बनाएं और कम से कम इतना करें कि एक ऐसे बच्चे को हम अपने आसपास के अच्छा इंसान बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करें, तो अपने आसपास अच्छे इंसानों की फौज तैयार कर सकते हैं, जिससे कि ये नन्ही परियां जब भी समाज में आएंगी तो उनके माता पिता डरेंगे नहीं। दूसरा, हम वंचना की बात से ये भी सीखते हैं कि यदि माता पिता आपके लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उनकी बात मान के भी कई से रास्ते निकाले जा सकते हैं। ये जरूर किया जाना चाहिए तब जबकि माता पिता सच में आपको आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन किसी कारण से उनके हाथ बन जाते हो, तो उनकी बात मान के भी आप कुछ न कुछ रास्ते निकाल सकती हैं। बिल्कुल मैम, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीजों पे रोका गया है लेकिन हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मेरे आज अगर मैं यहाँ पर सिलेक्टेड बैठी हूँ तो इसमें मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरी फैमिली, क्योंकि ये सिलेक्शन मेरा मेरी शादी के बाद हुआ है, तो मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो इन सब के सहयोग से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अपने सपने पूरे करने के लिए परिवार से लड़े, माता पिता के अपोज में जाएं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने, ठीक है, अब बच्चा होने के नाते मैं भी अपने मम्मी पापा से झगड़ती थी, रोती थी कि आप मुझे ये नहीं करने दे रहे हैं। मैं भी उनको गुस्सा दिखाती थी कि आप ये, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जब मैंने अपनी मर्जी से ही, और मैंने इवन पापा को बोल दिया था कि पापा आप जब तक मुझे स्कूटी नहीं दिलाएंगे, हमारे टाइम पे लूना आती थी, मैंने कहा कि जब तक आप मुझे लूना नहीं दिलाएंगे तब तक मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। तो मेरे पापा बोले कि बेटा दिवाली तक रुक जाओ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं दिवाली तक ही कॉलेज जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और पापा के पास एलएमएल वेस्पा हुआ करती थी, मैं फर्स्ट डे अपने कॉलेज एलएमएल वेस्पा से गई थी। मतलब मैं इतनी जिद्दी थी कि मैं पापा से बोलती थी मुझे ये चाहिए, तो मेरे पापा करते थे। और चूंकि बाकी बातें मैं भी उनकी मानती थी तो मेरी बात भी वो पूरी कर देते थे। तो ये बिल्कुल जरूरी है कि अपने पेरेंट्स की फीलिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अब जबकि आप समझती हैं कि माता पिता आपके लिए जो जरूरी होता है वो तो जुटा ही देते हैं, तो जिद नहीं करना चाहिए। क्या आप नए बच्चों को ये कहेंगी कि वो ऑलरेडी बहुत सारा कुछ करते हैं, तो यदि आप ऐसी किसी चीज पे जिसकी जरूरत नहीं हो, आप कॉलेज जा रही थी, बिना वेस्पा के जा सकती थी, बिल्कुल बिना जा लूना सकती के जा सकती हाँ। थी। सो ऐसी कोई जिद अगर हम ना करें बहुत अच्छा होता है। तो बहुत अच्छा होगा। मैंने क्या कहा कि मैं अपनी कमियां भी बता रही हूँ, मैं इसीलिए इस बात को बोली हूँ कि ये मेरा कोई बहुत अच्छी चीज नहीं थी, लेकिन चूंकि मैं भी उस समय 16 साल की थी और जो बच्चों वाली फीलिंग रहती है, जिद्दी पना, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना
कि क्या परिस्थितियां थी मुझे नहीं पता, बट मेरे घर में मुझे बहुत ज्यादा लाड़ से रखा गया था। वो 16, 17, 18 साल की जो उम्र होती है ना, वो ऐसी उम्र होती है बच्चों कि आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है और आपको सब कुछ मिलना ही चाहिए। हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो ही ऐसी उम्र होती है जब आप खुद पे अगर मेहनत करेंगे तो वो सारे सपने आप जो देखते हैं वो पूरे कर पाएंगे। यदि माता पिता से लड़े बिना आप सिर्फ अपने रास्ते पे मेहनत करते जाएंगे तो छोटी छोटी चीजें बाद में इतनी आसान हो जाएंगी कि आपको लगेगा अच्छा मैं इसके लिए जिद करता था या मैं इसके लिए जिद करती थी। जैसे कि आज वंचना जी ने कहा कि वो मेरी गलती थी कि मैं पापा से जिद कर रही थी कि मुझे गाड़ी चाहिए, जबकि वो मेरी पढ़ाई की व्यवस्था, मेरे स्कूल की व्यवस्था, कॉलेज की फीस, मेरे दूसरी जगह रहने की व्यवस्था सब कर रहे थे। जब आप किसी चीज के लिए जिद करते हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा कि आसपास थोड़ा सा नजर घुमाएं और ये देखें कि वो क्या क्या ऑलरेडी कर रहे हैं आपके लिए। जब मेरे पापा ने मुझे सागर जाने से बोला कि रहने दो बेटा, तुम एमएससी मैथ्स कर लो, मैंने पापा का कुछ भी बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं, मेरे पापा बोल रहे हैं, मेरी मम्मी बोल रही है, तो ये मेरे भले के लिए होगा। मैं आ गई इंदौर, और मैं बोल रही हूँ ना कि इंदौर आई थी, मुझे बहुत अच्छा चांस मिला था। ठीक है, नहीं समझ पाए, हम मैथ्स में थे तो पीएससी से अलग हो गए। अगर मैं उसी समय इंदौर में कोठारी कोचिंग ज्वाइन कर ली होती, तो जो भी वहां उस समय अवेलेबल थी, उस समय मेरे समय पे एक ही, तो शायद जो माइंड सेटअप था वो ट्यूशन की तरफ ना जाके एक सिविल सर्विसेज की तरफ जाता। और जो चीज मैं यूपीएससी का नॉलेज मुझे उस समय जब मैं 20-21 साल की थी नहीं था, तो शायद मुझे उस समय ये हो जाता कि अच्छा यूपीएससी है, क्योंकि इंदौर में आई थी तो दिल्ली भी पहुंच जाती। एक और बात यहाँ भी सीखने में आती है कि अगर कुछ छूट गया है तो इसका मतलब दुनिया खत्म नहीं हो गई है। बहुत सारे दूसरी चीजें आसानी से आपके लिए तैयार करी है। आपका जब आप यंग थी तब तो शायद मौके कम होंगे, आज तो इन बच्चों के पास इतने सारे मौके हैं कि बहुत कमाल कर सकते हैं। तो यदि कुछ छूट गया है तो वहां रुक मत जाइए, ये मत सोचिए कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत कुछ ऐसा है जो भी आप अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल, वही मैं आपको बता। उसके बाद फिर मैं एमएससी एमफिल करी। एमफिल करने के बाद एमफिल मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, और मेरा एमफिल का रिजल्ट आया है, और मैं गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज रीवा में एज अ लेक्चरर मैथ्स मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। 1 साल मैंने बकायदा पढ़ाया, और पढ़ाते पढ़ाते ही मेरा रिसर्च एसोसिएटिव भी सिलेक्शन हुआ। कुछ सर्कमस्टेंसेस रहे, वहां नहीं गई, और 2007 में मेरी शादी हो गई। शादी हुई तो इसको कहते हैं ना, जैसा अभी आप बोल रहे हैं कि रास्ते बंद नहीं होते हैं। अगर मतलब मेरे एक बब्बा थे, स्वर्गवासी हो गए हैं, मेरे पापा के मामा जी, उनका एक डायलॉग था, और वो मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा किसी चीज को तुम दिल से चाहोगी ना, पूरी कायनात तुम्हें उस चीज को दिलाने में लग जाएगी। क्योंकि वो एक ऐसे बब्बा जी थे मेरे, जिनको जो बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए थे, बहुत पढ़े लिखे, हमारे पूरे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हुआ करते थे। तो जब भी कुछ होता था उनसे ही डिस्कस करती थी कि बब्बा ये हो गया। मेरी शादी हुई तो मैं उनसे यही बोली, मैंने कहा बब्बा अब मैं क्या कर पाऊंगी। तो बब्बा यही बोले बोले कि बेटा अगर करना चाहोगे तो कुछ भी कर सकती हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, और एक एग्जाम्पल यहाँ भी है कि शादी के बाद दुनिया खत्म नहीं होती, एक और नई दुनिया आपके साथ शुरू हो जाती है, जहाँ चैलेंजेस तो बहुत होते हैं लेकिन उन चैलेंजेस का अपना मजा होता है, और उनके साथ रह के भी आप कमाल कर सकते हैं। ये भी जानना जरूरी है कि क्या शादी के बाद चीजें वैसी रहती हैं, यदि हाँ तो क्या वैसी थी। देखिए, शादी के बाद एक नई जर्नी स्टार्ट हुई, नए परिवार में हुई, और मैं ये बोलूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शादी हो गई है तो आपका करियर खत्म है। आपको और अच्छे चांस भी मिल जाते हैं। जैसे मैंने जब हस्बैंड को बताया कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो जो कोचिंग और ये सारी चीजें बिफोर मैरिज में नहीं जा पा रही थी, नहीं कर पा रही थी, मेरे हस्बैंड ने तुरंत एक बार में ही बोला कि ठीक है, आपको इलाहाबाद भेजते हैं, आप कोचिंग करिए, कितना टाइम लगेगा आपको। सारी चीजें उन्होंने अरेंज कर दी, और मैं फिर इलाहाबाद यूपीएससी के, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यूपीएससी सिलेक्टेड थे, तो उनको उस चीज की बहुत नॉलेज भी थी और वैल्यू भी थी एजुकेशन की। तो उन्होंने तुरंत ही अपने घर में मम्मी लोगों से बात बात करके मुझे कोचिंग करवाया, और मैं यूपीएससी देना स्टार्ट करी। और साथ ही साथ कहते हैं ना कि मैथ से सोशियोलॉजी में आना, तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। सोशियोलॉजी मेरा काफी स्ट्रांग था, तो मेरे जो गाइड थे, जो मुझे कोचिंग करा रहे थे, श्री ओझा सर, उन्होंने बोला कि वंचना तुम एक बार नेट दे के देखो सोशियोलॉजी से। तो मैंने कहा सर मेरा तो एमए सोशियोलॉजी है ही नहीं, तो मैं नेट कैसे दूं।
बोले एक बार देखो, बैठो अगर सोशियोलॉजी से नेट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा निकल जाएगा। तो दिसंबर 2008 का मैं नेट एग्जाम ऐसे ही देने चली गई थी केवल सर के कहने से, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर हुआ तो तुरंत फिर मैंने अपना मैथ्स के पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया और सोशियोलॉजी का एमए और का फॉर्म भरा और सारा कुछ किया। फिर एमए कंप्लीट हुआ मेरा, तो फिर मैंने अगेन 2013 में फिर से दिया, ताकि मेरा एक वैलिड रहे कि पता नहीं बिना एमए की मेरा 2008 का हो गया था। 2013 में मैंने अगेन नेट क्वालिफाई किया और फिर मैंने सोशियोलॉजी में ही पीएचडी कंप्लीट की। ये सारी कुछ चीजें जो रही हैं ये मेरे हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से ही रही है। इधर मैं यूपीएससी भी दे रही थी, लेकिन अब फैमिली की बात होती है, शादी की बात होती है, तो फिर बेटी हो गई। अब 2010 में बेटी हो गई, उस समय फिर थोड़ा सा ब्रेक लगा, लेकिन 2012 पीएससी जब आई, मेरी बेटी 2 साल की हो गई थी, मैंने अगेन 2012 में मैंने हस्बैंड से बस ऐसे ही बोला, मैंने कहा कि एक मन हो रहा है ट्राई करने का, कर लूं क्या ट्राई? तो बोले कर लो। और एट दैट टाइम आई वाज प्रेग्नेंट एक्चुअली, और मैं मायके आई थी, रीवा पोस्टेड थे मेरे पापा, तो मैं तीज में और रक्षाबंधन में मायके आई थी। तो उसी समय वैकेंसी आ गई, 5 अक्टूबर को वैकेंसी आई, तो मन नहीं माना। मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं एमपीपीएससी का फॉर्म भरना चाहती हूँ, तो बोले भर दो। तो मैंने कहा मैं फिर आऊंगी नहीं, मैं कोचिंग करूंगी। तो बोले कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। जब हस्बैंड ने बोल दिया, मैंने पापा को बताया, मम्मी को, तो मम्मी पापा बोले कि ठीक है, जब शैलेंद्र को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा पापा बिटिया को तो आप ही लोगों को देखना पड़ेगा। तो मम्मी पापा बोले बिल्कुल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे मम्मी पापा दोनों मेरी बेटी को संभालते थे। उस समय मेरी भाभी भी आ गई थी, वो भी क्या कहते हैं प्रेग्नेंट थी, तो इंदौर से, मेरे भाई भाभी इंदौर रहते थे, वो रीवा आ गई थी। मेरी भाभी ने भी बहुत ध्यान रखा, अपनी प्रेगनेंसी के साथ साथ मेरी बेटी का भी ध्यान रखा। इवन मैं यहाँ पे बोलूंगी, सब लोग बोलते हैं ना कि शादी के बाद पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, बट मैं आपको बताऊंगी कि कई बार ऐसा होता था कि भाभी की तबीयत की वजह से मम्मी और भाभी बाहर रहते थे, अगर कभी हॉस्पिटल में है, क्योंकि डिलीवरी का भी टाइम था। मेरे पापा मेरी बेटी को संभालते थे, उसके नैपी साफ करते थे, सब करते थे। मेरे पापा ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी की शादी हो गई है तो अब मैं क्यों देखूं, क्या करूं। कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ की, हर चीज की कीमत होती है। मेरे इस सिलेक्शन की कीमत, मेरा एक मिसकैरेज हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि जब मैं अगस्त में आई थी रीवा, तो आई वॉज प्रेग्नेंट, और मैं ऑटो से आया जाया करती थी कोचिंग। स्पीड ब्रेकर था, मेरा 3rd मंथ चल रहा था, और ऑटो वाले बहुत तेज चलाते हैं, जबकि मतलब बुकिंग वाले रहते थे, फिर भी बहुत तेज चलाया, और वो टर्निंग पे ही था स्पीड ब्रेकर ऊंचा वाला। तो जैसा ही वो जंप हुआ, मैंने उसी समय बोला, मैंने कहा सब गड़बड़ की है, और बाकी 2 दिन बाद हो गया, मिसकैरेज हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब क्या किया जाए। लेकिन मेरे घर में मेरे मम्मी पापा एक ही चीज बोले, बोले बेटा किसी मिशन को लेके आई थी, एक नुकसान हुआ है तो अब मिशन मत छोड़ना। मैंने हस्बैंड को बोला कि अब मैं को सिलेक्शन तो चाहिए, जितना खोना था खो चुकी हूँ, कीमत चुका चुकी हूँ, बिना सिलेक्शन लिए तो मैं रीवा छोड़ूंगी नहीं। फिर 10-15 दिन का बेड रेस्ट हुआ। उसके बाद तुरंत मेरे पापा ने एक्टिवा खरीदी मेरे लिए, ताकि मुझे ऑटो से ना जाना आना पड़े। और मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत ज्यादा पढ़ाई की। मैं अपनी 2-2.5 साल की बेटी को अपने साथ नहीं सुलाती थी, मेरी मम्मी के साथ सोती थी, मैं पढ़ती थी। यही यही वो समय होता है जो अब याद आता है कि उस समय हमने कितनी मेहनत की थी। तो ये आप लोगों को जानना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ आसानी से मिलता है, और जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं वो यूं ही पहुंच जाते हैं, यूं ही कुछ नहीं होता। सबको जिंदगी में हर काम की कीमत चुकानी होती है, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यू हैव टू बी इन ऑल योर रोल, और सारे रोल्स को निभाते हुए आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। मैं समझती हूँ कि आज आपके आंख में जो ये आंसू आए, ये इस बात का सबूत है कि आपने दिल लगा के मेहनत की है। फाइनली आई गॉट पोस्ट। पहली पोस्ट कहाँ मिली और क्या मिला? मेरी पहली पोस्टिंग सावेर हुई थी, और सावेर में मैं वुमेन एम्पावरमेंट में ही काम कर रही थी, लाडली लक्ष्मी और ये सारी चीजें मेरी थी। मुझे प्रोजेक्ट पूरा सावेर का मिला था, तो मैं एज अ CDPO भी मैंने सावेर में सर्व किया था। और फिर उसके बाद मैंने फिर कंसीव कर लिया था, तो मैंने 8 महीने लगातार मैं छुट्टी पे रही। फिर उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पोस्टिंग इंदौर मिल गई थी, क्योंकि बेबी छोटा था मेरा, तो एक रिक्वेस्ट पोस्टिंग थी। सो अब आपकी एक नन्ही परी तो वुमेन एम्पावरमेंट ऑफिसर बन गई। अब ये जानते हैं कि वो जो 11,000 केसेस इन्होंने डील किए, उनको लेके इनके क्या सोच है, और क्या कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में
यहाँ बात करना जरूरी है ताकि बहुत सारे लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। बिल्कुल मैम, एक्चुअली जैसे देखिए, बीइंग एन ऑफिसर जब हम सोसाइटी को सर्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के केसेस आते हैं, डिफरेंट काइंड्स के पीपल से हमारा इंटरेक्शन होता है। और ये 11,000 केसेस नहीं है, ये 11,000 फैमिलीज हैं। और इस फैमिलीज में हम इतने सारे लोगों को देखें तो अगर आप बात करेंगे तो नियर अबाउट 60,000 पर्सन है। 60,000 पर्सन से जो डीलिंग होती है उससे हमें लोगों की मेंटेलिटी पता चलती है। तो इस केसेस को ना देखते हुए हम एक सोसाइटी का पार्ट यदि हम देखें तो सोसाइटी में क्या क्या चीजें चल रही हैं ये हमें पता चलता है इन केसेस से। मैं ये मानती हूँ कि लड़कियों के लिए हर जगह बड़ा चैलेंज है। कुछ मैं केसेस आपको बताऊंगी जो बिलो 18 वाले हैं, कुछ केसेस में बताऊंगी जो 18 प्लस में नियर अबाउट 18 टू 22 में बच्चियों से गलतियां होती हैं। और कुछ केसेस ऐसे हैं जो जेन्युइनली बेचारी मतलब एक बहुत अच्छे माहौल में बहुत अच्छे सपने लेके जाती हैं और उसके बाद भी उनके साथ होता है। तो मैं स्टार्ट करूंगी जो छोटी उम्र में बच्चियों से गलती होती है। छोटी उम्र में बच्चियों के साथ क्या गलती होती है, ये जो 14 साल 13-14 साल से लेकर जो हमारे 17-18 साल तक की बच्चियां होती हैं, इस एज में बच्चियां सही और गलत के बारे में डिसाइड नहीं कर पाती हैं, लेकिन वो जो कर रही होती हैं उनको लगता है कि वो सही है। और अभी जो सिनारियो है वो सोशल मीडिया का सिनारियो बहुत ज्यादा हो गया है, मोबाइल फ्रेंडली हो गए हैं सभी लोग। तो होता क्या है कि अनजाने में ना चाहते हुए भी वो किसी ऐसे क्राइम में किसी गिरफ्त में ऐसे आ जाती हैं जहां से वो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और होता क्या है ना कि जो बच्चे होते हैं उनको ये लगता है कि जो हम कह रहे हैं जो हम सोच रहे हैं वो सही है, और मम्मी पापा तो पुराने जमाने के हैं, उनको अभी की लाइफ स्टाइल पता ही नहीं है। और वो सही गलत अगर पेरेंट्स बताने की कोशिश करते हैं कि बेटा ये सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीजें थोड़ा सा साइड में गलत जा रही है, तो बच्चे क्या पेरेंट्स से दूर होने लगते हैं कि नहीं। क्या गलतियां करते हैं वो? बच्चों से सबसे ज्यादा जो बड़ी गलतियां आ रही मेरे पास लगभग ये हम 3 अलग अलग ग्रुप की बात कर रहे हैं। आप अभी पहले ग्रुप की मैं बात कर पहले रही ग्रुप की हैं बात जो 12 साल से लेकर अपन 18 साल के बीच की ठीक। बच्चियों की बात कर रही हूँ मैं। ठीक। तो 12 साल से 18 साल के बीच की बच्चियों की ना दोस्ती होती है। नो डाउट ये एक कहते हैं ना कि बायोलॉजिकली है कि अट्रैक्शन होता है बच्चियों में, हम सारे कॉम्प्लेक्सेस की बात भी करते हैं, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है। तो बच्चे क्या एक अपोजिट सेक्स की तरफ भी उनका इंटरेक्शन अट्रैक्शन होता है। फिर उसके बाद उनके मन में जो ये सोशल मीडिया में वो देखते हैं ना मूवीज, जो इमेजिनेशन जो इमेजिनरी दुनिया उनके मन में चलती रहती है, उनको लगता है कि हम बस भी शाहरुख हाँ खान हाँ और बस काजोल हो बस बस जाएंगे बस ऐसा। बस 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 सेम चीज उनके साथ रहती है। फिर वो ना अपनी दुनिया में, और आजकल मोबाइल इतना ज्यादा उनका क्लोज हो गया है कि वो मोबाइल की वजह से अपने पेरेंट्स, अपने भाई, अपने बहन, अपने फिजिकल फ्रेंड्स जो हैं हमारे दिख रहे उन फ्रेंड्स से दूर होने लगते हैं। और वो अपने आप को किसी एक चीज में या फिर किसी और थोड़ा सा उनके बच्चों में, जो मैंने अभी देखा है एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, शी कमिटेड सुसाइड। मतलब वो बहुत भयावह केस था, 8th क्लास की बच्ची थी, केवल केवल इसलिए कि उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, उस बच्ची का स्कूल छूट गया, उसके स्कूल के फ्रेंड्स छूट गए, और 2 जजेस मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों जज, उनकी उनकी बच्ची। एकलौती बेटी इन 8th क्लास, शी कमिटेड सुसाइड। आप बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको इतनी सारी सुविधाएं मिली हैं कि आप इतनी छोटी सी बात पे दुनिया से जाने का सोच भी कैसे सकते हो। आप जब यहाँ तक आए हो, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके कजिन्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, आपके टीचर्स, न जाने कितने लोगों ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया होगा, और एक छोटी सी बात पे आप उन सबको छोड़ के जाने का सोच भी कैसे सकते हो। बहुत आश्चर्यचकित है, इसलिए लोग कहते हैं ना कि हमें सुविधा नहीं मिलती है। सुविधाओं की तो आवश्यकता ही नहीं है इस एज में, तो मम्मी आपकी बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी मम्मी को बेस्ट फ्रेंड मानते हो, अपनी सारी बातें शेयर करते हो, तो पेरेंट्स एक ऐसे रिलेशन होते हैं कि वो आपको कितना भी डांट ले, कितना भी मार ले, लेकिन उनसे ज्यादा बड़ा हितैषी कोई नहीं होता है। और जब भी आप किसी भी तरह की मुसीबत में आएंगे, सबसे पहले किसी भी परिस्थिति में वो आपके साथ खड़े रहेंगे, हर चीज में खड़े रहेंगे। तो वो जो चीजें रहती थी, जिसमें मैंने देखा, एक मैं बच्ची थी, मेरे यहाँ केस आया, बेचारी सिंगल लेडी उसको पाल पोस रही थी, और उस बच्ची से भी यही गलती हो गई कि 35 इयर्स ओल्ड मैरिड 2 बच्चों के पिता के साथ वो पता नहीं कैसे रिलेशन में आ गई, और वो आदमी उसको चीट कर रहा था। मात्र 13.5 इयर्स की थी, और उस 8th क्लास की थी मैम, शी वॉज इन 8th क्लास।
तो उसको वो भगा के ले जा रहा था, उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। बट टच वुड एक बहुत अच्छा रहा कि उसकी मदर ने वन स्टॉप सेंटर में कांटेक्ट किया कि मैम ऐसा ऐसा हो गया है। तो हमने बोला कि यदि आपको बेइज्जती की दिक्कत नहीं है तो आप बस मुझे इतना परमिशन दे दीजिए कि मैं आपकी बेटी की फोटो थानों में, मीडिया में सर्कुलेट कर सकूं, ताकि आपकी बेटी इंदौर के सीमा के अंदर हो तो बाहर ना जाने पाए। उसकी मदर ने मुझे परमिशन दी। मैंने तुरंत टीआई से बात करी, और इंद्रेश त्रिपाठी सर उस समय आजाद नगर थाना टीआई थे। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात हो गई है। उन्होंने बोला मैडम तुरंत मुझे फोटो हुलिया और कितने बजे घर से निकली है, किस तरह के कपड़ों में निकली है दीजिए, जैसा पुलिस नॉर्मली करती है। उन्होंने तुरंत अपने सारे उसमें सर्कुलेट किया। मैंने मीडिया में WCD NGO जितने ग्रुप्स के मैं मेंबर थे सब में सर्कुलेट किया। विद इन 3 आवर्स बच्ची घर पहुंच गई, और फिर उसके बाद उसको समझाया उझाया, सब कुछ पता चला। उसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला था। यहाँ पर मैं थैंकफुल हूँ उस बच्ची को बचाने वाली एक शक्ति की जो उस गंदे इंसान के घर में मौजूद थी। मैं बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि पता नहीं वो किस रिलेशन में, कहाँ वो ये कहीं सुन ले तो उसके साथ गलत ना हो जाए। जिस लड़के ने ये गलत किया था, जिस आदमी ने, नॉट लड़का, 35 ईयर्स ओल्ड मैन, उसके घर में ही एक लेडी ऐसी थी जो उस बच्ची को बार बार यही समझा रही थी कि बेटा ये तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, भाग जा यहाँ से, भाग जा। उस लड़की ने आके हमें बताया कि उस घर में एक लेडी थी जो बार बार बोल रही थी बेटा भाग जा यहाँ से, भाग जा। तो वो लेडी ने, मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि देवी माँ उस रूप में भी वहां पर मदद कर रही थी। तो एक महिला गलत के खिलाफ आवाज उठा ले तो गलत करने वाला आदमी नहीं कर पाएगा गलत। तो यहाँ ये बात भी गलत साबित होती है जो बार बार कहने में आता है कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं। बिल्कुल नहीं, शायद कहीं कोई ऐसा केस हुआ होगा, कहीं कभी ऐसा होता होगा, तो 0.001% तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें, सामान्यतः बात करें तो ऐसा नहीं होता है। यदि आप बच्चियां कुछ ऐसा कर बैठी हैं जो आपको लगता है कि गलत है, आप देखें आसपास कोई अच्छी महिला आपको मिलेगी जिससे बात करके, जिसके पास जाके आप उनसे मदद ले सकती बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगी आप ये बताएं कि वन स्टॉप सेंटर क्या है, जहां आप वुमेन एम्पावरमेंट ऑफिसर हैं, और कौन बच्चियां, कौन महिलाएं यहाँ आ सकती हैं, उनको किस तरह की मदद मिल सकती है? देखिए, वन स्टॉप सेंटर जो है वो भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है फॉर फैसिलिटेट एनी काइंड ऑफ वायलेंस विक्टिम वुमेन। ये आपका निर्भया केस जो दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुआ था, इस निर्भया केस के बाद निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक रिट पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आई थी, और इस रिट पिटीशन के जजमेंट के टाइम पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक दिशा निर्देश जारी किए थे कि एक ऐसा कार्यालय स्थापित करिए जहां पर महिला बिना डरे, क्योंकि पुलिस के पास जाने से महिला डरती है, तो बिना डरे कभी भी 24 घंटे वो पहुंच सके। तो उन्हीं गाइडलाइन के पालन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 जनवरी 2015 को वन स्टॉप सेंटर स्कीम लॉन्च की गई। पूरे भारत में आपकी वन स्टॉप सेंटर एस्टैब्लिश किए गए। इंदौर में आपका 18 नवंबर 2016 से वन स्टॉप सेंटर एस्टैब्लिश हुआ है, और ये अभी छावनी में है। इंदौर में 2 हैं, एक छावनी में है इंदौर लोकल, और एक महू में है, मध्य भारत कंपाउंड में है। तो यहाँ पर एनी काइंड ऑफ वायलेंस विक्टिम वुमेन इन एनी एज वो वन स्टॉप सेंटर में कांटेक्ट कर सकती हैं। इसमें एक बात और पूछना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चियों के इन्फैचुएशन कहें तो किसी के साथ थोड़ा सा ऐसा एक रिश्ता डेवलप हो जाता है, और जैसे ही उसको समझ में आता है वो बचना चाहती है, बट देन सामने से जो लड़का होता है वो उसको परेशान करता रहता है। क्या ऐसी स्थिति में भी वो वन स्टॉप सेंटर आ सकती है? हाँ देखिए, आ सकती है वन स्टॉप सेंटर में काउंस, क्योंकि ऐसी स्थिति में 1-2 केस आए हैं। तो होता क्या है ना कि ऐसी स्थिति में लड़कियां बोलती हैं कि मैम उस लड़के को खिलाफ हमें कुछ कार्रवाई नहीं करनी है, FIR नहीं करनी है। तो इसमें हम काउंसलिंग एक पार्ट होता है, हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट होती हैं, तो हम लोग काउंसलिंग करवाने की कोशिश करते हैं दोनों फैमिली को बुला के। 1-2 केस तो सॉल्व हो गए हैं, बट कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि वो नहीं। अब लड़कियां क्या सोचती हैं कि पेरेंट्स को मत बताओ, लेकिन यहाँ पर बिना पेरेंट्स को इन्वॉल्व किए कैसे कोई सॉल्व होगा। और मैं ये कहती हूँ कि इस इन्फेक्चुएशन में कुछ भी, मैं कहती हूँ लाख बहुत बड़ी गलती हो गई है आपसे, फिर भी आप अपने पेरेंट्स को बता दीजिए, क्योंकि अगर एक गलती हुई है, ज्यादा से ज्यादा 2 झापड़ 4 झापड़ खाओगे, पेरेंट्स हैं। जब इतना प्यार करते हैं, एक तो पेरेंट्स हाथ में उठाते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि उठा भी दिए तो आपके मम्मी पापा हैं जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिन्होंने इतना बड़ा किया है। आप मार खा लो, डांट खा लो,
लेकिन माँ को बता दो, क्यों? क्योंकि उसके आगे कोई आपको हरासमेंट नहीं कर पाएगा। इसमें एक और बात आती है, यदि कोई बच्ची ये कहती है कि मैं ठीक है पेरेंट्स को बताऊंगी तो मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी या मेरा घर से निकलना बंद हो जाएगा, तो क्या आप ऐसी स्थिति में पेरेंट्स की भी काउंसलिंग वन स्टॉप सेंटर में होती है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर वही बताते हैं, बच्चों को यही समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स से आपकी पढ़ाई बंद करेंगे, हम मिलेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, आपके पेरेंट्स को भी समझाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, बिलो 18 जब भी कोई केस होता है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, तो वहां पर काउंसलिंग होती है फिर। और अगर बच्ची चाहती है कि नहीं वन स्टॉप सेंटर के ही साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग करानी है तो फिर हमारे यहाँ भी हो जाती है। अदरवाइज बिलो 18 जो भी काउंसलिंग होती है, पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंडर में होती है। हाँ बिल्कुल, मसला यही है, ज्यादातर जो मैं भी डील करती हूँ, मैं बात करती हूँ, तो बच्चे ये कहती हैं कि यदि हम ये बताएंगे कि हमारे साथ कोई टीजिंग कर रहा है या कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है या कोई हमें फॉलो कर रहा है तो हमारे परिवार वाले हमारा पढ़ना ही बंद कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स का भी काउंसलिंग बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं होता है, ये बच्चों को लगता है, डर लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी पढ़ाई बंद कर देंगे, बट लिटिल मैम मैंने देखा है कभी भी कोई पेरेंट्स पढ़ाई बंद नहीं करवाते हैं। हाँ, थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशन तो दुनिया लेती है चीजों के लिए, लेकिन वो पढ़ाई बंद नहीं करवाते हैं बच्चियों की, बिल्कुल भी नहीं। और उन बच्चियों के लिए वही खड़े होते हैं। हमारे यहाँ कुछ केस ऐसे आए हैं कि मतलब पेरेंट्स रो रहे हैं, अपनी बच्चियों के हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि बेटा घर चल, लेकिन बच्चियां उस समय नहीं समझती हैं और साल भर बाद ही वो फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लेके हमारे यहाँ आ जाती हैं। हर चीज का एक समय होता है। समय होता है। अभी आप स्टूडेंट हो, यदि आप अभी थोड़ा सा पढ़ लिख जाओगे तो आप शायद आगे सही जीवन साथी तलाश कर पाओ। और आज सब लोग ही इतने फ्रेंडली हैं कि कोई भी माँ बाप आप जिससे भी शादी करना चाहो करवाने के लिए तैयार होते हैं, बट आप उस लायक तो बनो, उस स्थिति में आ जाओ कि आप अपना कमाने लगो, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाओ, और तब तक आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाते, फिर आप जो भी डिसीजन लोगे एग्जैक्टली मैम, 100% एग्री विथ यू। क्योंकि अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करोगे तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो तब तो सब कुछ आपके साथ है। हाँ। अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ना होके किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। कहने की बातें बड़ी बड़ी होती हैं कि हमें जरूरत क्या है, हमारा तो ये, लेकिन खुद की कमाई हुई 5 रुपए की भी बहुत वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी मेहनत की होती है, हमें उसके लिए जो पसीना बहाना पड़ा है उसकी वैल्यू होती है। तो अगर आप खुद कुछ कर रहे हो उसके बाद आप डिसीजन लोगे तो नो डाउट आप बिल्कुल सोच समझ के करोगे। क्यों? क्योंकि आप उतने एम्पावर हो चुके हो कि आप सही समय पे सही डिसीजन ले सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि फर्स्ट करियर, आफ्टर दैट ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप में इतनी अच्छी कैपेसिटी है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि किसी के साथ अफेक्शन हो गया है आपका, बट इट डजंट मीन कि उस अफेक्शन की वजह से आपका करियर स्पॉइल हो जाए। अफेक्शन अपनी जगह पर है, करियर अपनी जगह पर है। आप करियर को भी प्रायोरिटी दो। अगर सामने वाला रियली आपको प्यार करता है तो वो आपके समय को समझेगा, आपके समय को वैल्यू देगा, आपके करियर को वैल्यू देगा और आपका वेट करेगा। ये मैं बोथ साइड बोल रही हूँ, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। मैडम मेरा ये सजेशन रहता है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो अगर लड़का भी किसी लड़की की वजह से अपना करियर स्पॉइल कर रहा है तो गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। क्योंकि अगर वो लड़की तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारे करियर बनने तक तुम्हारे साथ रहेगी और इंतजार करेगी। और यदि वो तुमको छोड़ के जा रही है तो छोड़ दो। जो तुम्हें छोड़ के जा रहा है वो तुम्हारा है ही नहीं, बिल्कुल, और जो तुम्हारा है वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। सो जो तुम्हें छोड़ के जा रहा है किसी भी कारण से वो तुम्हारा है ही नहीं, और यदि कोई तुम्हारा है तो वो तुम्हें किसी भी स्थिति में छोड़ के नहीं जाएगा। इस बात को गठान बांध लीजिएगा। और दूसरा जो एज ग्रुप अपन बात कर रहे थे 18 से 22 साल वाला, 18 से 22 साल के एज में क्या होता है, लड़कियों का अफेयर का काफी रहेगा, लड़कों का रहता है। लड़कियां क्या करती हैं उस समय, उनके दिमाग में एक चीज होती है कि नाउ आई एम एडल्ट, आई एम 18+, आई एम एबल टू टेक माई ओन डिसीजन, नो वन कैन इंटरफेयर इन माई डिसीजन। ये जो मतलब एक फैंटेसी बन गई है। और उस समय बच्चियां कहने के लिए तो 18+ हैं, बट वो सही डिसीजन लेने के लिए बिना पेरेंट्स के सजेशन के अधूरी होती है। ये कई बार पेरेंट्स आते हैं और शिकायत करते हैं कि बच्चे कहते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, अब हमारे डिसीजन ले सकते हैं। हाँ बच्चों, बिल्कुल आप बड़े हो गए हो, आप डिसीजन ले सकते हो, लेकिन हर उम्र के लिए अलग अलग तरह के डिसीजन हेल्प की जरूरत होती है। कुछ डिसीजंस लेने में आप सक्षम हो, जैसे आपका करियर क्या होना चाहिए, आपको किस रास्ते जाना है, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर
क्या करना है, यूपीएससी देना है, पीएससी देना है, नेट निकालना है, जो भी आप करना है, ये डिसीजन लेने की स्थिति उस समय आप में आ जाती है, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई कई सालों से कर रहे होते हैं। लेकिन रिलेशनशिप को लेके अभी भी मदद की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि आप बहुत सालों से रिलेशनशिप को जी नहीं रहे हैं। आपके पेरेंट्स ने जिया है, आपके भाई भाभी ने जिया है, आपके चाचा चाची ने जिया है, ताऊसा ताईसा ने जिया है, या दीदी जियाजी हो सकते हैं। तो आपके आसपास जो रिश्ते बिखरे पड़े हैं, जिन्होंने सालों के रिश्ते जिए हैं, अगर उनसे थोड़ी सी सलाह ले ली जाए तो उसमें बहुत गलत अच्छा होता है। मतलब आप ठीक है, आप अपनी चॉइस रखिए। पेरेंट्स, और आजकल तो इतना फ्रेंडली माहौल हो गया है पेरेंट्स के का कि पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि ठीक है बेटा देख लेंगे, तुम पहले अपना ये तो कंप्लीट कर लो, उसके और बाद। यदि कोई बच्ची या बच्चा इस कंफ्यूजन में है कि भाई ये 1.5 साल से 2 साल से मैं रिलेशनशिप में हूँ, ये मेरे लिए सही या नहीं, तो क्या उसके लिए वो वन स्टॉप सेंटर आ सकता है? देखिए, अगर वो आएगा तो हम डिनाई नहीं करेंगे। एक केस आया था अनफॉर्चुनेटली कि उसकी एंगेजमेंट हुई रही होगी और वो उस लड़की, जो लड़की थी वो उस लड़के से ही शादी करना चाहती थी। वो लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था, तो लड़की के पेरेंट्स ने शादी, मतलब अरेंज मैरिज ही होनी थी, लड़की के पेरेंट्स ने फिर कैंसिल कर दी शादी की। ठीक है, जब लड़का नहीं, और ये लड़की जो थी ये लड़के के घर के सामने नस वस काटने वाला सीन उन क्रिएट कर चुकी थी और ऑटो में बैठ के निकल गई। ऑटो, मतलब टचवुड, इंदौर में मैंने एक चीज बहुत अच्छी देखी है कि हमने बहुत अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाई थी, तो ऑटो वालों को पता था कि वन स्टॉप सेंटर क्या है। वो ऑटो वाले को ने बोला कि मैडम आप एक बार नौलखा स्टेशन बस स्टॉप आए थे, तो मुझे याद था कि छावनी में एक ऑफिस है, तो मैं ढूंढते ढूंढते आ गया। ये लड़की मेरे को सुबह से घुमा रही है, इधर चलो उधर चलो, ना घर बता रही है ना कुछ बता रही है, और पता नहीं किसी दीपक नाम के लड़के से बात कर रही है कि तुम अगर नहीं आए मुझे लेने तो ऐसा वैसा ये वो। तो मुझे सच लगा आपको बता दूं, लकीली उस दिन 7-8 बज गए थे शाम को, मैं भी बैठी थी ऑफिस में, हमारे यहाँ काउंसलिंग चली रही थी। जब वो आई तो हम लोग उसको फिर प्यार से बात किए, तो वो मेरे सामने क्या बोलती है कि वो उसका हस्बैंड है, वो उसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने बुलाया, तो लड़के से बात की, लड़के ने बोला कि मैडम कोई हस्बैंड नहीं, शादी तय हुई थी, मेरे को शादी करनी ही नहीं। फिर हमने उसके पेरेंट्स को भी बुलाया, लड़की के भी पेरेंट्स को बुलाया, सबको बुलाया, पता चला कि ऐसा कोई सीन नहीं है, लड़के वाले नहीं करना चाह रहे हैं। तो लड़की वाले भी बोले कि मैडम आप जब नहीं करना चाह रहे हैं तो हम क्यों जबरदस्ती शादी करें। ये मान नहीं रही है। अब वो लड़की इमोशनली इतना अटैच हो गई थी कि शी वॉज जस्ट 18 ईयर्स। साल भर उन लोगों की बात हुई थी, एंगेजमेंट घर वालों ने करी, 1 साल वो लड़की बात करी, उसने उससे पहले कभी किसी लड़के से बात नहीं की थी। अब वो लड़की इमोशनली उससे बहुत अटैच हो गई थी, क्योंकि उससे जब बात करी तो उसने तो एज अ हस्बैंड सोच के बात करी कि एंगेजमेंट हो गई है मेरी, तो लड़की इमोशनल ट्रॉमा में जा चुकी थी। सो वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। यदि कुछ ऐसा है आपके रिश्ते में भी कि सामने से जो लड़का है या लड़की है वो ही आपके साथ रहना नहीं चाहते, तो आप जबरदस्ती उनके साथ रहने जाएंगे, तब भी कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद वो रिश्ता बिगड़ना ही है, तो क्यों ना उसे आज ही खत्म कर दिया जाए। हंसते हुए बाय बोलना बहुत अच्छा रहता है, ताकि दोबारा कभी भी मिले तो एटलीस्ट स्माइल तो पास कर सके। ऐसे टॉक्सिक रिलेशन को टॉक्सिक बना के नहीं खत्म करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि वहां पर एक अच्छे से, हाँ ठीक है तुम अपने रास्ते मैं अपने। फिर उस लड़की की हमने काउंसलिंग की थी, आपने जैसा बताया, तो पहली बार ऐसी काउंसलिंग हमने की थी कि बेटा छोड़ो उसको, तुम्हारे लिए कोई बहुत बेटर बैठा होगा। तो फिर वो जब उसके पेरेंट्स बोले कि मैम हम इसको भेज सकते हैं क्या, यहाँ 2-4 दिन लगा था, मैंने कहा आप भेज दो, वो यहाँ रहेगी, आके केसेस देखेगी, तो उसका दिमाग वैसे ही सही हो जाएगा। तो कोई लड़का या कोई लड़की यदि आपको छोड़ गए हैं तो इसलिए क्योंकि उससे बेहतर कोई आपकी जिंदगी में आने वाला कर रहा है, और वो जरूर आएगा। तो ऐसा हुआ है, मतलब एक ही केस आया था ऐसा जिसमें इस तरह के रिलेशन वाला था, और एक आया था लिव इन रिलेशन का मैम। इट वाज मतलब अमेजिंग केस कि लेडी वाज 48 इयर्स एंड द बॉय वाज 22 इयर्स ओल्ड ओनली, और लेडी वाज मदर ऑफ 2 लिटिल क्यूट डॉटर, और उसको सिंगर बनने का बहुत शौक था। तो उस लड़के ने, 22 इयर्स ओल्ड लड़के ने सोशल मीडिया में उसको फंसाया कि मैं डायरेक्टर हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, और तुम इंदौर आ जाओ तो मैं तुम्हें सिंगर बना दूंगा। और अपने आप को उसने म्यूजिक डायरेक्टर और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट बताया कि मैं लेफ्टिनेंट था पहले और मैंने छोड़ दिया है आर्मी, तो मैं अब यहाँ पे रह रहा हूँ। और जब वो लेडी इंदौर आई तो पहले तो वो यही सोची कि हाँ रिटायर्ड वीआरएस लेके लेफ्टिनेंट है, ठीक है अपनी पढ़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो धीरे धीरे उनके बीच में रिलेशन हो गए, लेडी कमाती थी अच्छा खासा,
वो बढ़िया स्पॉइल हुई, और साल 1.5 साल बाद, और फिर उसके बाद वो लड़का क्या कहते हैं, वो लड़की के साथ, लेडी के साथ मिसबिहेव करने लग गया, मारने लग गया पैसे रुपए को लेकर। तो वो लेडी भगना चाहती थी, उससे दूर होना चाहती थी। वो वन स्टॉप सेंटर आई कि मैम ऐसा ऐसा हो गया है, अब मुझे उसके साथ नहीं रहना है। तो लिटरल मतलब दैट वाज वेरी अमेजिंग कि ऐसा भी होता है। ऐसा मेरे सामने इंदौर में पहली बार हुआ था कि 48 इयर्स की लेडी थी, 22 इयर्स का लड़का था, लिव इन में रह रहे थे, और लड़का बोलता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, और लड़की है हाथ जोड़ रही है कि मुझे नहीं रहना है। फिर उस लड़के को हम लोगों ने बोला, और लड़का बुंदेलखंड भिंड मुरैना साइड का था, इंदौर में रह के पढ़ रहा था। मैंने उसको बहुत समझाया। मैंने कहा बेटा तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है, तुम्हारे क्या तुम्हारे पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे। मैंने बहुत समझाया, फोन पे ही काउंसलिंग हुई, वो आया नहीं, बट ये था कि मेरा फोन जाता था तो वो रिसीव कर लेता था। महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन महत्वाकांक्षी होने की धुन में कुछ भी करते जाना गलत है। दूसरी बात, जो रिश्ता शुरू ही झूठ से हुआ है, उसे खींचकर आप कहां तक ले जा सकते हैं? कहीं ना कहीं तो वो झूठ बीच में आता है और वो मजबूत नहीं रह पाता। तो जैसे ही आपको पता चल गया है कि इस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पे है, तो हमारा ये कहना है कि उससे दूर हो जाना ही बेहतर उपाय है। और महत्वाकांक्षाएं आपको पूरी करनी है तो आपकी महत्वाकांक्षा के लिए सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी है। यदि कोई ऐसा कहता है, यदि कोई ऐसा कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें ले जाऊंगी या मैं यहाँ तुम्हें ले जाऊंगा, तो ध्यान रखिए कि आपकी मेहनत के बिना, आपके खुद के अवेयरनेस के बिना कोई आपको कहीं नहीं ले जा सकता। दूसरी बात, यदि दोनों पार्टनर्स हैं, उसमें से सिर्फ एक ऐसा है जो बहुत अच्छा कमाता है और दूसरा कुछ नहीं करता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, आज के जमाने में उस रिश्ते को भी वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हमारे एज में इतना डिफरेंस है, हमारे अर्निंग में इतना डिफरेंस है, हमारे पैकअप या हमारे बाकी चीजों में इतना डिफरेंस है, तो क्या ये रिश्ता लंबा चल पाएगा? यदि आप पहले ही इस तरह की बातें कर लेंगे, तब तो संभव है कि आप उस रिश्ते को कहीं ले जा पाए, वरना वो कहीं ना कहीं इस तरह के काउंसलर के पास या वन स्टॉप सेंटर्स में जाकर बात करने के लायक ही रह जाएगा। बिल्कुल मैम, आपकी इस बात पे मैं बोलूंगी, जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं रिलेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि हमें शुरू में ऐसा लगता है कि नहीं, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं सब कुछ, बट जो शादी होती है वो दो व्यक्तियों की नहीं होती है, वो दो परिवारों की होती है, दो कल्चर की होती है। अगर इतना डिफरेंस है कल्चर में तो एक्सेप्टेंस नहीं होती है, और उस एक्सेप्टेंस को ना होने पर लड़की तो ये सोच के आती है कि लड़का तो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, बट वही बॉयफ्रेंड जब हस्बैंड बनता है तो वो सबसे पहले बेटा होता है, भाई होता है। हस्बैंड बनने के बाद वो हस्बैंड का रिलेशन बहुत लास्ट में आता है, और सबसे पहले वो बेटा होता है। उसके लिए अपनी माँ का कहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो होता क्या है कि डिस्प्यूट्स वहीं से होते हैं, क्योंकि जब तक आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तब तक आपकी हर एक चीज उसको पसंद आती थी और आपको भी उसकी पसंद आती थी, वाइस वर्सा होती है। आप भी उसकी कमियों को ढकते थे, वो भी आपकी कमियों को ढकता था। लेकिन अब आप क्या एक बहू बन गए हो, एक पत्नी बन गए हो, आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो आपकी जो वो फ्रीडम थी जब आप सिंगल थे, और अब आप जब फैमिली में हो, तो वो नहीं रह जाएगी। पहले आप वही छोटे छोटे कपड़े पहन के अपने हस्बैंड के साथ, मतलब बॉयफ्रेंड के साथ घूमते थे तो उसको बहुत अच्छा लगता था, बट बीइंग अ वाइफ जब आप अपने हस्बैंड के साथ छोटे कपड़े पहनोगे तो सोसाइटी बोलेगी, तो हस्बैंड भी आपको टोकेगा। फिर आप झगड़ा करोगे कि नहीं, पहले तो तुमको मैं ऐसी अच्छी लगती थी, अब मैं तुमको ऐसी अच्छी नहीं लगती हूँ, पहले बताना था, शादी के पहले बताना था, ये करना था, वो करना था। फिर हस्बैंड भी, फिर लास्टली क्या होता है, फिर वो डिवोर्स पे आ जाते हैं कि चलो लेट्स गेट सेपरेट। तो होता क्या है कि लव मैरिज में इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ये देखना कि शादी के बाद भी क्या सामने वाला, सामने वाली की फैमिली, आपकी कल्चर, आप जो हो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो चाहे लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, जब आप किसी नए रिश्ते में जाते हैं तो जिम्मेदारियां पड़ती हैं और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें मनवाने के लिए आपको सामने वाले पार्टी की भी बहुत सारी बातें माननी पड़ती है। यदि आप उसके लिए तैयार हैं तो ही नए रिश्ते में जाएं। बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपकी बातों को एक बात बोलूंगी। मेरे यहाँ जब भी काउंसलिंग के लिए आती है ना वुमेन, अब आप इसको जो चाहे वो नेगेटिव भी ले सकते हैं, बट ये मेरी तरफ से मेरा पॉजिटिव पॉइंट है, ये मेरी बहुत बड़ी पॉजिटिव ताकत है कि एन की इन प्रकार अपनी बातों में अपनी फैमिली की सहमति लेना। अब वो आप कैसे ले रहे हो, लेना प्यार से ही है। क्यों?
क्योंकि यदि आपने सहमति ले ली है, ठीक है, कन्विंसिंग टाइम आपका बढ़ेगा, लेकिन यदि आपने कन्विंस कर लिया है तो आप उस चीज को अचीव कर लोगे, और अगर आपने कन्विंस नहीं किया है तो आपके यहाँ डिस्प्यूट बढ़ेंगे। तो मेरे पास जब भी कोई लेडी आती है, बोलती है मैडम, तो मैं उसको यही बोलती हूँ, तुम झगड़ा क्यों करती हो? दिल से काम करना बंद करो, दिमाग से काम करना स्टार्ट करो। जहां पर दिल की बातें कोई नहीं सुन रहा, जस्ट यूज योर माइंड। क्यों? क्योंकि आपको तो वो करना है और आपको लग रहा है कि वो सही भी है। अगर वो सही है, आपको करना है, तो आप उसको कन्विंस करो, अपनी फैमिली को कन्विंस करवाओ। मैं लिटरल बताऊं, मुझे ऑफिसर बनना था, मेरी मदर इन लॉ को बिल्कुल पसंद नहीं था वर्किंग। उन्होंने डे 1 पे ही बोल दिया था कि हमें काम करने वाली बहू नहीं चाहिए। शादी के समय पहली बार देखने आई थी, उसी दिन बोल दी थी कि हमको काम करने वाली बहू नहीं चाहिए। तो मैं बड़ा सोचती थी कैसे करूं, तो मैं बस इधर उधर घूमती रहती थी कि हाँ शायद मम्मी का मन बन जाए, शायद मम्मी का बन जाए। मैंने लड़ाई झगड़ा करके नहीं किया, मैंने हस्बैंड को कन्विंस किया। फिर मैंने हस्बैंड के ऊपर डाल दिया कि आप मम्मी पापा को कन्विंस कर लो। सो यदि आप जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। यू नीड टू बी डिप्लोमेटिक, यू नीड टू बी पीसफुल, यू नीड टू थिंक अबाउट कि ये मेरा ही परिवार है और इसको कन्विंस किया जा सकेगा प्यार से, समझदारी से, और थोड़ा सा प्यार और समझदारी, क्योंकि हम बहुत सारा प्यार किसी और से उम्मीद कर रहे हैं तो आपको वो देना भी पड़ेगा। जो आप देते हैं वही लौट के वापस आता है, और यहाँ तो इंसानों की बात है, परिवारों की बात है। तो एक परिवार आप चाहती हैं कि वो आपको बहुत प्यार करे, तो क्या आप उतना ही प्यार उन्हें देने के लिए तैयार हैं? तो वो जरूर लौट के आप तक वापस आएगा। और ये वंचना जी नहीं बोल रही हैं, जो 11,000 से ज्यादा केसेस इन्होंने डील किए हैं, ये आवाजें वहां से आ रही हैं। एक चीज बस यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगी, फैमिली में जब हस्बैंड वाइफ के बीच की कोई भी बात हो, तो लड़की की फैमिली को थोड़ा सा, बेटी की फैमिली को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि देखिए, लड़के की फैमिली तो इंटरफेयर करती ही करती है, आप इसको कुछ भी कहिए। हो सकता है आप मुझे बोलो कि ऑर्थोडॉक्स है, पढ़ी लिखी इतनी बड़ी अधिकारी है, लेकिन बातें वही पुराने जमाने की कर रही है। लेकिन हमारी सोसाइटी आज भी पैट्रियार्कल है, आज भी हमारे यहाँ बेटी ही डोली में चढ़ के लड़के के घर जाती है, लड़का नहीं आता है। तो जब आप दूसरे के घर जा रहे हो, वो पहले दूसरे का ही घर होता है, उसको अपना बनाना पड़ता है। और जब अपना बनाना पड़ता है तो मैम, मैं लिटरल आपको बताऊं कि वहां पर आप छोटी छोटी बातें अपनी मम्मी को फोन करके बताओगे तो आप उस फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आपको अपनी चीजें, वो क्योंकि वो आपका परिवार है, आपके साथ जो हो रहा है, हाँ मारा जा रहा है, आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है, आपको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, वो गलत है, उसको नहीं सही है। लेकिन छोटी बात है कि आज मेरे यहाँ बाई नहीं आई है तो मेरे को झाड़ू पोछा लगाना पड़ा। यार कौन नहीं लगाता है अपने घर में झाड़ू पोछा? मैं इतनी बड़ी अधिकारी हूँ, मेरे को मेड नहीं मिल रही है तो मैं भी लगाती हूँ। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके घर में मेड नहीं आ रही है, तो कितना बड़ा भी कलेक्टर हो, कितना बड़े भी पद पे बैठा हो, ये गंदगी में तो नहीं रहेगा ना, खुद ही करेगा। तो ये छोटी सी बात, क्या आज मेड नहीं आई तो मुझे झाड़ू पोछा लगाना पड़ा, मुझे खाना बनाना पड़ा, मैं तो थक जाती हूँ, ये बातें अपने मायके में डिस्कस करने की नहीं होती है। ये छोटी छोटी बातें क्या होती है ना, ईगो क्लासेस करवाती है। और यदि मैं सभी पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आपकी बेटी आपसे ये सब डिस्कस करती है तो प्लीज आप उनको समझाइए कि बेटा सबको अपने घर का काम करना पड़ता है। ये छोटे मोटे काम है, पुराने जमाने में देख लीजिए, हमारी मम्मी लोगों ने नहीं किया, क्या किया है? ठीक है, आज हम वर्किंग है, हमारे पास मेड है, नहीं कर रहे हैं। या फिर पुराने जमाने में मम्मी के घर में अगर मेड लगी थी तो वो नहीं करती थी, लेकिन मेड नहीं आती है तो हम खुद का काम खुद करते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये आपको ही सॉल्व करना सीखना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि आपकी गृहस्थी बेहतर रोड पे जाए। और छोटी छोटी बातें यदि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर बड़ी बड़ी बातों के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा मैच्योरिटी की मुझे लगता है यहाँ जरूरत है, और थोड़ा सा मैच्योर हो जाएंगे और उस घर को अपना समझेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ वहां सब कुछ अच्छा होगा। और अगर नहीं होता है तो वन स्टॉप सेंटर जैसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जहां आके आप अपनी बात कह सकती है। बिल्कुल। और यहाँ पे ये भी नहीं सोचना है कि वन स्टॉप सेंटर आएंगे तो बदनामी होगी। वन स्टॉप सेंटर भारत सरकार ने महिला बाल विकास विभाग को नोडल बना के बनाया है, और महिला बाल विकास नोडल इसीलिए बनाया गया है कि कोई भी आए तो उसे पुलिसिया रवैया ना दिखे। उसका वन स्टॉप सेंटर सखी बोला जाता है। सखी मीन्स फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स कि आपकी जो भी दिल की बातें आप निकाल दो, अपना गुबार निकाल दो। आप 10 पेज लिखवाओगे ना, हम लोग 10 पेज लिखेंगे। आप 10 बार आके हमसे बात करोगे, हम आपसे 10 बार बात करेंगे। हमारे यहाँ बहुत एक्सपर्ट टीम होती है, साइकोलॉजिस्ट बैठती है, और हम लोग आपकी हर बात को, बिल्कुल आपके दिल की बातें सुनने के लिए बैठे होते हैं। आप बताइए, आपका कई बार ऐसा होता है कि वो बोल के जाते हैं, फिर बोलते फोन करते, मैडम अभी केस आगे मत बढ़ाइएगा, अब हमारा मन हल्का हो गया है। ऐसा भी होता है मैम
कि आएंगे गुस्से में, बहुत सारी चीजें बताएंगे, फिर उसके बाद वो बोल देते हैं, फोन करेंगे, मैडम अभी मेरे हस्बैंड को आपने नोटिस तो नहीं भेजा, तो बोलेंगे कि अभी नहीं, दूसरे दिन भेजेंगे, मत मत भेजिए। भेजिए मैडम, अभी हमारा सब ठीक चल रहा है, फालतू बिगड़ जाएगा। इससे एक और चीज सीखने को मिलती है कि जब भी आप गुस्से में होते हैं तब कुछ मत करिए, थोड़ा सा गुस्से को शांत होने दीजिए और उस परिस्थिति पे वापस जाके फिर से सोचिए कि क्या इस पे ये एक्शन लेना ठीक है, क्योंकि जब भी हम गुस्से में जो कुछ भी करते हैं वो गलत होता है, चाहे हम गलत बोलते हैं, चाहे हम गलत एक्शन लेते हैं। तो यदि गुस्सा है तो गुस्से को थोड़ा सा शांत हो जाने दीजिए, उसके बाद किसी कार्रवाई के बारे में सोचिए। और सबसे अच्छी बात है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 181 जो भारत सरकार का है, इसमें आप अगर बहुत गुस्से में हो तो फोन करो। यहाँ पर भी आपकी भोपाल में जो रिसीवर बैठती है वो भी काउंसलर होती है, आप अपने मन की सारी बात उनको भी बता दो, तो फोन पे भी बता दो, आप चाह रहे हो ना सारी बातें बता दो, और फिर आप बोलो कि आपको क्या चाहिए। वन स्टॉप सेंटर में टेम्परेरी शेल्टर भी दिया जाता है, अगर किसी महिला को घर से निकाल दिया गया है रात बिरात, वो कहाँ जाए, तो 5 डेज 1 डे to 5 डेज शेल्टर, टेम्परेरी शेल्टर वन स्टॉप सेंटर में होता है। कोई भी महिला आ सकती है रात बिरात कभी भी, 24 घंटे ओपन होता है, न संडे न त्योहार, कभी भी बंद नहीं होता है। इमरजेंसी ऑफिस है, जैसे थाने कभी बंद नहीं होते हैं, हॉस्पिटल बंद नहीं होते हैं, वैसे वन स्टॉप सेंटर भी कभी बंद नहीं होता है। सो यदि आपको ऐसे लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिस पे बात करने की जरूरत है या जिस पे किसी को बताने की जरूरत है, तो आप 181 पे फोन कर सकती हैं, बात कर सकती हैं, यदि आपकी स्थिति वहां तक जाने की नहीं है तब भी। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि इतने महत्वपूर्ण पॉडकास्ट में इतनी सारी जरूरत की बातें हैं जो आप सुन रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें और आपके आसपास जितनी भी बच्चियां या महिलाएं ऐसी हों उनको ये लिंक जरूर भेजें, ताकि जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए हैं आप इस बातचीत को वहां तक पहुंचाएं और वो जहां भी जिसको भी जरूरत हो मदद की वहां तक इसे पहुंचा सके। वन स्टॉप सेंटर में मेडिकल हेल्प भी दी जाती है, मतलब अगर मेडिकल एड में वहां पर ऐसा है कि किसी को बहुत ज्यादा मारपीट हो गई है, भगवान न करे कभी किसी के साथ रेप जैसी घटना हो, किसी के साथ ऐसा मिस हैपनिंग हो गया है, किसी के घर वालों ने उसको मार कूट के बाहर निकाल दिया है, तो वो वन स्टॉप सेंटर यदि आती है तो तुरंत हम उसको मेडिकल फैसिलिटेट करते हैं और उसके लिए पूरी सुविधा रहती है। इंदौर वन स्टॉप सेंटर में पीसी सिटी हॉस्पिटल अटैच है, ऑन कॉल हमारे लिए, हमारे यहाँ 24 घंटे पुलिस की व्यवस्था भी रहती है। अगर जरूरत पड़ती है तो हम नियर अबाउट थाना हमारा संयुक्तगंज लगता है, तो वहां से कांटेक्ट कर लेते हैं, या फिर जो भी जिस क्षेत्र में महिला रह रही है उस क्षेत्र के थाने से हम कांटेक्ट करते हैं ऊर्जा डेस्क से और महिला को हेल्प करते हैं। तो पुलिस हेल्प भी होती है, निःशुल्क लीगल एड भी होती है, विधिक सहायता। जिला विधिक सहायता प्राधिकरण है इंदौर में, सभी जिलों में होता है, तो जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क वकील भी उपलब्ध कराया जाता है यदि महिला कोई केस करना चाहती है। तो ये इस तरह से हर प्रकार की सहायता वन स्टॉप सेंटर में दी जाती है। ठीक है, तो वन स्टॉप सेंटर का महत्व आपको समझ में आया। अभी एक और सेगमेंट रह गया, आपने बोला, हमने बात की थी पहले 12 से 18 की, फिर 18 से 22 की, अब हमें बात करना है 22+। जी मैम, 22+, तो देखिए एक वो 2 तरीके से अभी हमारे पास वर्तमान में जो इंडियन मैरिज का हम देख रहे हैं सिनारियो, जहाँ पे लिव इन रिलेशन और इस तरह की चीजें काफी आ रही हैं, तो लड़कियां लेट शादी कर रही हैं, तो हमको हमारे पास 22 एबव में 2 प्रकार का लॉट आ जाता है, जहां पर कुछ है जो अनमैरिड है और कुछ है जो मैरिड हो जाती हैं। तो जो अनमैरिड हैं उनके कुछ हमारे पास लिव इन रिलेशन के भी आए हैं इशूज, और लव मैरिज के भी आते हैं कि 6-7 साल से हम साथ में थे, फिर अचानक से लड़के लड़की दोनों एक साथ पीएससी की तैयारी कर रहे थे, ऐसे केस भी मेरे पास आए हैं। लड़के लड़की दोनों पीएससी की तैयारी कर रहे थे, लड़का पीएससी सिलेक्ट हो गया, लड़की ने इंटरव्यू मतलब रह गई, तो दोनों साथ में थे, क्योंकि लड़की, हम जिस सिस्टम में सोसाइटी में है वहां हमेशा से ये है कि लड़का कमा रहा है तो चल जाएगा, लड़की नहीं भी। तो लड़की ने अपने मतलब अब उसको एज अ हस्बैंड मान के कि लिव इन रिलेशन में है, शादी करना, अपनी पढ़ाई वढ़ाई पे सेक्रीफाइस करके लड़के को सिलेक्ट करवा दिया, लड़का सिलेक्ट हो गया, गैजेटेड ऑफिसर बन गया और लड़की को छोड़ दिया। अब लड़की कहाँ जाए, लड़की क्या करे, तो ये सब चीजें भी देखना है कि इस तरह की चीजें लड़कियों के साथ ना होने पाए। वो कहते हैं ना, जब आप बिल्कुल इमोशनली किसी के साथ इन्वॉल्व रहती हैं तो आप कहती हैं मैं तेरे प्यार में पागल। जरूर करिए किसी को भी प्यार, लेकिन खुद को प्यार करना बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि जब आप ही खुद को प्यार नहीं करेंगी, आप ही अपने आप से प्यार नहीं करेंगी, तो दूसरा बिल्कुल भी नहीं करेगा। बिल्कुल। तो खुद को, सबको, जिस को भी आप चाहते हैं उसे प्यार करें, पर खुद को प्यार करना बिल्कुल ना छोड़ें, खुद पे ध्यान देना बिल्कुल ना छोड़ें। मैं तुझे प्यार करती हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को, अपने वजूद को भी उसी तरीके से मुकम्मल बनाना चाहती हूँ, ये करना
बहुत जरूरी है। साथ ही जैसे अब जो दूसरा रहता है कि वो शादी कर लिए, उनके पेरेंट्स ने शादी करवा दी, सब कुछ हो गया, कुछ अच्छा चल रहा है। लड़कियों में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ये है कि शादी होते ही अपने करियर को स्पॉइल कर देती हैं। मतलब दे जस्ट कि हम त्याग की देवी बन गए हैं, हमारी शादी हो गई, हस्बैंड मेरा मतलब बहुत बढ़िया पैकेज है, 18 लाख का पैकेज चल रहा है उसका, मैं क्या करूं। लड़की का जो क्रीम टाइम होता है जब वो अपने करियर के उफान पे होती है, वो अपना करियर तबाह कर देती है। सब कुछ अच्छा रहा तो वेल एंड गुड, बट जब 4-5 साल 6 साल बाद वो डिस्प्यूट स्टार्ट होते हैं तो लड़की फिर वो डिप्रेशन में जाने लगती है। क्यों? क्योंकि उसको दोहरा सदमा लगता है, एक तो उसकी फैमिली डिस्प्यूटेड हो रही है, दूसरी उसने अपना करियर स्पॉइल कर दिया है। तो एक चीज को बड़ा बैलेंस करिए कि आपको अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस उतने ही करने हैं जिसमें आपका एग्जिस्टेंस खत्म ना होने वाला हो। अगर आपके सेक्रीफाइस से आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है तो ऐसे सेक्रीफाइस प्लीज कभी मत करिएगा, कभी नहीं करिएगा। आजकल के लड़के बहुत समझदार होते हैं, वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि नहीं हम दोनों को साथ में रहना है, हम दोनों को अच्छे से रहना है। इतनी महंगाई बढ़ रही है कि लड़के लड़कियां दोनों चाहते हैं कि हम दोनों अर्निंग हो तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक नई समस्या आ जाती है कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के चक्कर में हमें बच्चे नहीं चाहिए। एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, बच्चे नहीं चाहिए। बच्चे होंगे तो उनकी देखरेख कौन करेगा। यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगी, मेरे पास लड़कियां आती हैं बोलती है कि मैडम मेरे इन लॉज मेरे साथ रह रहे। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इन लॉज को बोझ क्यों समझते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। मतलब पेरेंट्स अगर साथ में हैं, लड़की के पेरेंट्स साथ में है तो भी अच्छा, लड़के के पेरेंट्स साथ में तो भी अच्छा। क्यों? क्योंकि यदि आप वर्किंग हो, आपके बच्चों के लिए केयर टेकर की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो दादी ना अपनी खुद के बच्चे को ना, कहते हैं ना जो सूद कहते हैं वो मूलधन से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो बच्चों को तुम्हारे पेरेंट्स साथ में हैं तो सेफ्टी की आपको टेंशन नहीं, आप निश्चिंत होकर कहीं भी नौकरी कर सकते हो। घर में मेड लगा दोगे तो भी अच्छा है, क्योंकि तुमको पता है कि टेक केयर के लिए आफ्टर ऑल ऑब्जर्वेशन जो है आपके घर वालों का है। यहाँ दो बातें हमारे ध्यान में आती है कि आपको अपने माता पिता की संपत्ति में पूरा हक आजकल मिलता है और कई लड़कियां हक से लेती भी हैं। तो पहली जिम्मेदारी माता पिता को अपने पास रखने की भी क्यों नहीं आप ले लेती। उससे दो फायदे हैं, जैसे कि वंशना जी ने कहा कि यदि जॉइंट फैमिली होती है, बहुत सारी ऐसी बातें बच्चे अनवेरिंगली सीख लेते हैं जो हमें आज की जनरेशन में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है कि इसको इतनी सी बात नहीं पता, क्योंकि वो दादा दादी नाना नानी के साथ कभी रहे नहीं और माता पिता अपने काम पे चले गए तो बच्चा अकेला रह गया। और वो बच्चा किसके साथ है? या तो मोबाइल के साथ या टीवी के साथ या लैपटॉप के साथ या फिर किसी हेल्प के साथ जो आपके घर में रखी हुई है। निश्चित ही ये चारों चीजें बच्चों को वो नहीं सिखा सकते जो उनके दादा दादी या नाना नानी सिखा देंगे। थोड़ा सा अगर आप क्या करेंगे, इसको सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, थोड़ा सा यदि आप अपने आप को मोल्ड करेंगे तो जॉइंट फैमिली से अच्छा कुछ नहीं है। और आपके घर में यदि बड़े आपके साथ रहते हैं तो आपकी जो अगली जनरेशन है, बच्चे, उनकी तरफ आपको बहुत कम देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो ऑटोमेटिक सीख लेंगे। और दूसरी बात, जितने ज्यादा लोगों का प्यार बच्चों को मिलता है ना, वो बच्चा उतना अच्छा बनता है और सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है। तो आगे वो एक अच्छा सिटीजन भी बनेगा और अच्छा सोसाइटी भी बनाएगा। मैम मैं यहाँ पे बस सीधे बोलती हूँ, मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ चीजें मेरी लोग निगेटिव कमेंट कर सकते हैं, बट मैं बोल रही हूँ ना कि आप सेल्फिश हो जाओ यार, सेल्फिश हो जाओ। आप सेल्फिश ये हो जाओ कि तुम पेरेंट्स की सेवा क्या कर रहे हो। तुम ये सोचो ना, पेरेंट्स तुम्हारी हेल्प करने के लिए रह रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए रह रहे हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे कपल मिल जाते हैं जो रोते रहते हैं कि बताओ हमारी सास तो आई नहीं रही है। इसमें भी लड़ाई होती है, इसमें भी लड़ाइयां होती है पति पत्नी के बीच में कि मुझे जॉब पे जाना है, बच्चा छोटा है, तुम्हारी माँ तो आई नहीं रही। अरे ये भी तो सोचो कि जब वो आना चाहते थे तो क्या आपने बुलाया? जब वो आना चाह रहे थे विलिंगली तो आपने क्या उस रिस्पेक्ट से उनको एंट्री दी अपने घर में? अगर आपने दी होती तो आपकी जरूरत पे भी आ जाएंगे। तो बेटर है ना कि वो माहौल ही मत आने दो कि तुम्हारी जरूरत पैदा हो। शुरू से ही अगर वो साथ में रहना चाहते हैं तो रखो, क्योंकि बाद में फिर वो आपके साथ ही है ना। जब आप उनको उतना प्यार दोगे शुरू से तो फिर आपकी किसी भी चीज को वो अलग से नहीं समझेंगे। लड़के और लड़कियों दोनों में मैंने देखा है कि पेरेंट्स को घर में रखना वो अपनी ना जो इंडिपेंडेंस होती है उसमें बाधा समझते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आजकल के सास ससुर, आप जीन्स पहन के उनके साथ घूमो उनको मना नहीं है, आप सूट पहनो घर में वो मना नहीं करते हैं। आजकल के तो इतने फ्रेंडली, मैंने कई जगह देखा है कि बहुएं शॉर्ट्स भी पहन रही है तो भी पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है तुम अपने कमरे में क्या कर रही हो हम नहीं जान रहे, कुछ नहीं बोल रहे, हमको बस रिस्पेक्टफुली बात कर लो। तो जब इतनी फ्रीडम आपको है घर में तो और क्या चाहिए,
और कुछ चीजें जो नेगेटिव है वो सबके लिए नेगेटिव होती है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई काम लड़का कर रहा है और वो गलत है तो लड़की करेगी तो भी गलत है। तो इस चीज को सोचना कि हम बराबरी पे आ गए तो हम भी नेगेटिवली जो भी एस्पेक्ट है उनको अपनाएंगे, वो पूरी तरीके से गलत है। मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। वुमेन इंपावरमेंट, वुमेन इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला ड्रिंक कर रहा है तो मैं भी करूं, सामने वाला स्मोक कर रहा है तो मैं भी करूं, सामने वाला पब जा रहा है तो मैं भी जाऊं। दिस इज नॉट वुमेन इंपावरमेंट। वुमेन इंपावरमेंट का मतलब ये है कि पॉजिटिवली आप कितना इंपावर हो रहे हो। दो तरह के प्लान्स होते हैं, एक ये कि मैं यहाँ पहुंचना चाहती हूँ, दूसरा ये कि मैं उससे आगे पहुंचना चाहती हूँ। पहला वाला प्लान सही है, दूसरा वाला गलत है। खुद का कंपैरिजन किसी से नहीं है, खुद का कंपैरिजन हर नई सुबह को खुद से है कि कल से बेहतर मैं आज हूं या नहीं। यदि आप वैसे जिंदगी जिएंगी तो सच में कमाल की जिंदगी आप अपने लिए बना पाएंगी। मैम इसी चीज में मैं एक वर्ड यूज हमेशा करती हूँ बच्चों को समझाने के लिए। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो शब्द होते हैं। हमें डिसाइड करना है कि हम स्वतंत्र हो रहे हैं कि हम स्वच्छंद हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से सभी इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट जानते हैं, इसलिए मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है। मुझे लगता है कि आप जो कहना चाह रही हैं उसका मतलब ये है कि जब हम स्वतंत्र होते हैं तो हम सबकी स्वतंत्रता को साथ लेके और फिर एक अच्छा समाज और अच्छा परिवार बनाना चाहते हैं। लेकिन जब हम स्वच्छंद होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे लिए क्या सही है, उसमें किसी का क्या होता है उसके बारे में हम नहीं सोचते। तो हमें स्वतंत्र होने की जरूरत है, स्वच्छंद होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो वही चीजें हैं। तो जो हम 22+ में बोल रहे थे, तो एक तो ये हो जाता है। फिर दूसरा आता है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत आते हैं, क्योंकि आजकल लिव इन रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फिर लड़के लड़कियों के बीच में जो आपने बोला था कि डिफरेंस ऑफ इनकम भी काफी हो जाता है। मैंने सभी को तो नहीं बोलूंगी, बट 10 to 15% वुमेन में, गर्ल्स में मैंने ये देखा है कि अगर वो ज्यादा इनकम अर्न कर रही हैं तो वो लड़कों को डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं। दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। इसलिए कि जब हम बराबरी की बात कर रहे हैं तो जब लड़का पैसे कमा रहा है, लड़की को उतने ही प्यार से रख रहा है, तब तो हम बोलते हैं कि वाह कितना प्यारा हस्बैंड है। तो जब लड़की ज्यादा पैसे कमा रही है, हस्बैंड कम कमा रहा है, तो आपको भी उतना ही प्यार से रखना है आपको, क्योंकि दोनों कहते हैं ना कि साइकिल के दो पहिए होते हैं, दोनों में बैलेंस नहीं होगा तो साइकिल आगे नहीं बढ़ सकती है। तो कोई आगे है कोई पीछे डजंट मैटर, लेकिन चाहिए दोनों ही पहिए। तो यहाँ पर भी लड़का और लड़की में कौन कम कमा रहा है कौन ज्यादा कमा रहा है इससे मतलब नहीं होता है। बच्चे हो रहे हैं आपके, बच्चों को मम्मी पापा दोनों चाहिए, और जब दोनों चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी अर्निंग मैटर नहीं कर रही है। मैं मानती हूँ कि आजकल हम ये नहीं बोल सकते कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है। भगवान नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हो, खुशियां ला सकते हो, लेकिन उस पैसे की वजह से अपनी खुशियां स्पॉइल कर देना ये गलत है। आप करिए, कमाइए, अपनी जरूरतों को पूरा करिए, लेकिन सही वे से करिए, सही सकारात्मक चीजों को लेके करिए और बैलेंस बना के चलिए। अगर लड़की घर पे रहती है तो वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, तो यदि लड़का भी घर पे रह रहा है तो अगर वो हंसते खुशते कहते फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट नहीं होती है। तो वहां पर पेरेंट्स को भी एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ केस यही आता है कि मैडम कमाता भी नहीं और गाली देता है, दारू पी के आ जाएगा, और मम्मी सास ससुर को बताओ तो सास ससुर भी उसी का पक्ष लेते हैं। यहाँ पर गलत ये बात हो जाती है कि जब आपको पता है कि आपकी बहू सही है तो एटलीस्ट सही का साथ दीजिए, केवल इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है तो मैं उसके गलत का साथ दूं। तो गलत गलत होता है, चाहे कोई भी करे। एक चीज और है, लड़की और लड़के के बीच के, पति पत्नी के बीच के झगड़े में अगर ज्वाइंट फैमिली है तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उनका झगड़ा है, कमरे के अंदर है, जो भी ये चिल्ला चोट हो रही है होने दीजिए। ये तो कपल को भी पहले दिन से निर्णय लेना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत यहीं से झगड़े शुरू होते हैं। आप दोनों तो लड़के भूल जाते हैं, लेकिन वो बाहर के लोगों को जो सब समझ में आ जाता है, कोई ने कभी कुछ ताना मार दिया, कुछ कह दिया या बात कहीं और चली गई तो वो बढ़ती जाती है। ये सीखना पड़ेगा हर कपल को कि समस्याएं सबके बीच में आती हैं। आपने वो मूवी देखी होगी, एक पिक्चर आई थी की और का, जिसमें आज के जमाने का एक कपल था जहां लड़की कमाती थी और लड़का नहीं कमाता था। उनके बीच में भी काफी सारे इश्यूज थे, लेकिन पिक्चर थी तो अंत भला हो गया। असली जिंदगी में भी अंत भला हो सकता है यदि आप दोनों अपने मामले आपस में रखें और डील करें। यदि कहीं किसी मामले में किसी से बात करने की गुंजाइश बनती है तो ट्रेंड काउंसलर के पास जाएं, ट्रेंड कोच के पास जाएं, या किसी ऐसी जगह जाएं जिनका दोनों से समान वास्ता हो। ना
आपके रिश्तेदार ना उनके रिश्तेदार, क्योंकि उनके लिए अपनी बेटी प्यारी है, उनके लिए अपना बेटा प्यारा है, वो बायस हो सकते हैं। तो यदि कभी ऐसी कोई मुश्किलें आती हैं तो ट्रेन्ड काउंसलर के पास जाएं, ट्रेन्ड कोच के पास जाएं, या आपके आसपास वन स्टॉप सेंटर यदि कोई है तो उसे ढूंढें और वहां जाकर बात करें। बिल्कुल मैम, हमारे यहाँ जब वन स्टॉप सेंटर में ऐसे डिस्प्यूट्स आते हैं तो काउंसलिंग से ही सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई बड़ी बात होती ही नहीं है, कुछ भी बड़ी बात नहीं होती है। बस वो छोटा सा, इसने ये बोला, इसकी मम्मी ने ये बोला, इसकी मम्मी ज्यादा फोन करती है, ऐसा करती है, मतलब एकदम छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, तो वो सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए इन सब चीजों को देखिए, मैं बार बार बोलूंगी, अन्याय नहीं सहना है। आपको कोई मार रहा है, आपके ऊपर हाथ उठा रहा है, आपके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो आपको चीट कर रहा है, तो चुप मत रहिए, क्योंकि अगर आज आप चुप रहोगे तो उसको बढ़ावा मिलेगा और वो जो हरासमेंट है वो बढ़ता जाएगा। तो गलत को एक बार में ही रोक दो ताकि वो दोबारा होने नहीं पाए। हाँ, छोटी मोटी बातों पे इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है, घर परिवार की सब बातें होती है, उसमें इशू बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये उन महिलाओं के लिए हैं जो सालों ये सोच के निकाल देती हैं कि कल कुछ बदल जाएगा, परसों कुछ बदल जाएगा। आपने किसी को मौका दिया, एक बार, दो बार, तीसरी बार यदि आपको ये समझ में आता है कि ये आदत बन गई है, तो वहां रुक जाइए और उसका सोल्यूशन ढूंढना तुरंत शुरू कर दीजिए। सिर्फ इसलिए कि बच्चों का क्या होगा, सिर्फ इसलिए कि आपका क्या होगा। जब भी आपके सामने कोई सवाल आता है तो उसका जवाब भी आपके आसपास कहीं होता है। थोड़ा सा नजरें उठा के, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा के और अपने आसपास देखेंगी, कहीं ना कहीं कोई जवाब आपको जरूर मिलेगा। जी मैम, मैं इस चीज को बिल्कुल बोलूंगी और सभी को यही बोलूंगी कि अन्याय नहीं सहना है। और महिला बाल विकास विभाग का वन स्टॉप सेंटर है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 181 है। प्रत्येक थानों में ऊर्जा डेस्क, महिला ऊर्जा डेस्क स्टैब्लिश है। अगर जो भी नियर बाई आपका थाना है वहां चले जाइए। आप फैमिली काउंसलिंग सेंटर होते हैं, अगर आपको थाने में नहीं आना है, वन स्टॉप सेंटर नहीं आना है, तो हर जिले में फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं जो एनजीओ द्वारा संचालित होते हैं। वहां देखिए, आजकल कपल काउंसलिंग के लिए बहुत सारे कोच, बहुत सारे काउंसलर प्राइवेटली भी करते हैं। आप काउंसलर को हायर करिए, आप काउंसलर के सजेशन में जाइए, कपल काउंसलिंग करवाइए, लगे तो फैमिली काउंसलिंग करवाइए, लेकिन इस तरीके से रिलेशन मत खराब करिए, क्योंकि बच्चे सफर करते हैं। और एक 8th क्लास की बच्ची का केस था, उसके एग्जाम्स पास में थे, उसके पेरेंट्स के बीच में बहुत डिस्प्यूट था, डिवोर्स तक बात आ गई थी। वो बच्ची स्कूल में मतलब दिन भर ऐसे चुपचाप गुमसुम बैठी रहती थी, किसी को कुछ समझ नहीं आता था कि इतनी पढ़ने वाली बच्ची अचानक से इतनी चुपचाप कैसे हो गई। फिर एक दिन वो बहुत रो रही थी, तो फिर किसी टीचर ने देखा, पूछा, तो पता चला उसके मम्मी पापा का कल डिवोर्स होने वाला है। अब वो उसमें लड़ाई ये हो रही थी कि किसके पास रहेगी बेटी। अब बच्ची के लिए तो माँ बाप दोनों ही बहुत जरूरी है। अब उसके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था कि मैं किसके साथ रहूं। तो उसकी दादी ने सोल्यूशन क्या निकाला कि ना तो मम्मी के पास रहेगी, ना पापा, तो मेरे पास। अब उस बच्ची के पास तो माँ पिता दोनों चले गए। तो कोई उस बच्ची की फीलिंग्स नहीं समझ रहा था कि ठीक है, दादी अपने हिसाब से अच्छा कर रही थी कि भाई तुम भी अपनी जिंदगी जियो, मैं बेटी को पाल लूंगी, क्योंकि वो दादी बहुत अटैच थी अपनी पोती से। लेकिन उस लड़की की कौन समझ रहा था कि ना माँ मिल रहा है ना पिता मिल रहा है। फिर लास्ट में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया, उसके पेरेंट्स को बुलाया, साइकोलॉजिस्ट बैठी, उसकी क्लास के सारे टीचर्स बैठे, काउंसलिंग हुई, दिन भर काउंसलिंग चली, फाइनली वो डिवोर्स हट गया और वो बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ हंसी खुशी रह रही है। 1 साल हो गया इस केस को। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर स्कूल में भी लोग ध्यान रखें, टीचर्स ध्यान रखें कि कोई बच्ची हमारी किसी स्ट्रगल में है, तो वो भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी एक ऑफिस, किसी एक कार्यालय से वुमेन हेल्प नहीं होती है, पूरी सोसाइटी है। अगर हम सब अवेयर होके महिलाओं की, बच्चियों की हेल्प करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, मैं और बताना चाहूंगी। एक 112 वेयर आर यू गूगल ऐप है, एंड्रॉइड ऐप है, जिसपे आपकी लोकेशन शेयर होती है। तो यदि आप किसी विपत्ति में हैं तो 112 से भी आप अपनी लोकेशन पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। और एक आपका हर एंड्रॉइड मोबाइल में SOS सिस्टम होता है, जिसमें आपकी सिक्योरिटी से संबंधित आपका ब्लड ग्रुप, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके घर का एड्रेस, आपके 5 इंपॉर्टेंट जो नियर डियर के नंबर हैं, मोबाइल नंबर, वो उसमें होते हैं। तो यदि आपका फोन लॉक भी है तो आपका जो स्विच बटन होता है उसको प्रेस करने से वो नंबर डायल हो जाते हैं SOS वाले। तो आप कभी विपरीत परिस्थिति में, खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट ही हो गया, उसको ब्लड की आवश्यकता है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप है उसका तुरंत उसमें रहता है। तो सभी लड़कियों को भी और सभी को SOS में अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो फीड करके रखनी चाहिए। तो एंड्रॉइड मोबाइल में ये फंक्शन भी होता है जो आपकी सिक्योरिटी देता है। आप देखिएगा कि हर जगह पैनिक बटन होते हैं।
ठीक है, कुछ चीजें नई नई अभी गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, हो सकता है उतना 100% रिजल्ट नहीं आए, लेकिन सरकार प्रयास बहुत कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सभी इसमें लगे हुए हैं कि वुमेन सेफ्टी जो है उसको बहुत अच्छा से किया जा सके, तो उसके लिए काम हो रहा है। रेलवे में भी आपका हेल्पलाइन नंबर होती है। साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, साइबर स्टॉकिंग होती है, तो उनसे बचना लड़कियों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन सब चीजों के झांसे में ना आए, अननोन नंबर ना उठाएं, अननोन वीडियो कॉल ना रिसीव करें, क्योंकि उसमें आपने प्रेस किया और आपकी स्कैन हुई फोटो, उसके बाद आपके उस स्कैन फोटो का, जिसको आपको कुछ पता ही नहीं कि आपने कभी किसी से बात भी की है, वो क्या वायरल हो रही है, क्या सोशल मीडिया में चल रही है आपको पता और ही नहीं कैसे चलेगा। ब्लैकमेल आपको कल को कर दिया जाएगा, आप नहीं जानते हो। दो चीजें यहाँ पे पहले निकल के हैं, सो कंप्लीट कर लें। पहला ये, यदि आप शादी करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी उन बच्चों के प्रति है। बच्चे कहीं से अपॉइंटमेंट लेके आपकी जिंदगी में नहीं आए थे, आपने चाहा इसीलिए वो आपकी जिंदगी में आए हैं। तो जब तक वो पढ़ लिख के अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते तब तक माता पिता दोनों की जिम्मेदारी है। तो जब भी आप लड़ते हैं या अलग होने के बारे में सोचते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि उनका क्या होगा, और कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि अलग होना ही पड़े तो जिम्मेदारी लीजिए दोनों उन बच्चों की। दूसरा, एक और बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आजकल रिश्ता शुरू होता है और लड़का कहता है कि तू मुझ पे विश्वास करती है, लड़की कहती है हाँ, तो वो कहता है ऑनलाइन आ, कपड़े उतार। ऐसी गलती कभी मत करिए। इमोशनली फूल होना और इमोशनली इंटेलिजेंट होना तो अलग अलग चीजें हैं। यदि कोई आपके इमोशंस का फायदा उठा रहा है और आप में अगर इतनी भी अक्ल नहीं है तो बच्चियों, हम जैसे लोगों के इस तरह के काम करने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, और एक समझदारी आपको पूरी जिंदगी के नुकसान से बचा सकती है। सो इमोशनल होइए, इमोशनली इंटेलिजेंट होइए, इमोशनल फूल मत होइए। अपने फोटोज वीडियोस बेवजह हर कहीं शेयर मत करिए। बिल्कुल मैम, इसके बाद भी अगर चीजें कुछ होती हैं तो मेरा सबसे पहला है कि अपनी मम्मी को बताइए। आपकी लाइफ में कोई तो एक बंदा ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे आप अपनी सीक्रेट शेयर कर सके, आप अपनी गलतियां शेयर कर सके। मैं एक चीज बोलती हूँ कि जिस समय आपने किया होगा उस समय आपको नहीं पता होगा कि आपसे गलत हुआ, लेकिन बाद में आपको ये रियलाइज हो जाता है कि वो गलती हुई, और यदि उस गलती का कोई नाजायज फायदा उठा रहा है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताइए। डरिए नहीं, मम्मी पापा हैं, कुछ भी करेंगे वो साथ देंगे, वो साथ ही देंगे। अभी मेरे पास जो केस आया उसमें यही हुआ है कि लड़की अपने मम्मी पापा से छुपा के भाग के शादी कर रही है, और कल उसे बेचारी माँ ही उसको ले लेके घूम रही है, कभी न्यायालय ले जा रही है, कभी हमारे ऑफिस आ रही है, तो माँ ही आ रही है। और 6 महीने में उस बच्ची की जिंदगी इधर से उधर हो गई। जनवरी तक वो बच्ची बहुत अच्छी थी, जनवरी में जबरदस्ती शादी हो गई, लव मैरिज हो गई। अब आज अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त में केस हमारे यहाँ आ गया। तो इस तरीके की चीजों से बचिए, और कभी भी किसी, मैं कहती हूँ 1000 गलती आपसे हो गई है, लेकिन अगर आपका शोषण हो रहा है अपने पेरेंट्स को जरूर बताइए, इन्वॉल्व करिए पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आपको मिलेगा। फिर भी ठीक है, आपको लग रहा है कि पेरेंट्स आपकी नहीं समझेंगे, आपकी मौसी होंगी, आपकी चाचा चाची, कोई रिश्तेदार तो आपका ऐसा होगा जो आपकी बातों को समझ रहा होगा, आप उस रिश्तेदार को बताइए, टीचर्स को टीचर्स बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा होगा जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होगा कि मैं इसको बताऊंगी तो ये मेरी बात को समझेगा। तो जो भी आपकी बात को समझने वाला है उसको जरूर समझाइए, बताइए। और एक जो मैं बहुत 40+ एज की महिलाओं को बोलूंगी कि वो सोचती हैं कि हमारी तो पूरी जिंदगी चली गई, अब हम क्या करें, अब डिवोर्स लेंगे तो कोर्ट क्या सोचेगा। अगर आपके साथ बहुत शोषण हो रहा है, बहुत मारा पीटी हो रही है, आपको बहुत बेइज्जत किया जा रहा है, प्लीज मत डरिए, सोसाइटी से मत डरिए, आप अपनी कैपेबिलिटी को समझिए और खुद कुछ करिए, स्वावलंबी बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, खुद के पैसे कमाइए। दूसरों के टुकड़ों पे पलने से कोई मतलब नहीं है कि मार खाओ और रोटी खाओ। क्या मतलब ऐसी रोटी खाने का जिसके पीछे इतनी मार पड़ी हुई है। तो अगर ऐसा है तो खुद आप अपनी, कहते हैं ना, अपनी लिमिट और अपनी ताकत खुद ही सेट करनी है कि हमें पता है कि हमारी लिमिट ये है और हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ ये है। आप अपना जहान खुद ढूंढिए, आपको खुद मिलेगा कि हाँ आप कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। और जब आप कर सकते हो, आप अपने इज्जत सम्मान की रोटी खा सकते हो, तो बिना मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा करने, ये टॉक्सिक रिलेशन में रहने से अच्छा है कि आप बेटर होके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए और अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाइए। मतलब मैं बहुत ज्यादा इस चीज में नहीं रहती हूँ कि ये मेरा अधिकार, वो मेरा अधिकार, ऐसा करना वैसा करना, नहीं। मैं तो अपने बलबूते पे आगे बढ़ने पे भरोसा रखती हूँ कि नहीं, मेरे भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 पैर है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं खुद भी पैसे कमा के अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकती हूँ। जिसको जो करना हो करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ अधिकार अपने छोड़िए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उस अधिकार के बहाने और ज्यादा शोषित मत होइए और बेवजह का समय मत निकालिए।
अपना आगे बढ़िए, खुद कमा सकते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि आज हम स्व सहायता समूह बना के भी अगर कोई कुछ बिजनेस स्टार्ट करता है, भारत सरकार एमएसएमई है, महिला स्वावलंबी योजनाएं हैं, इतने ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम करवा रही है, इतने सब्सिडी वाले, इतने सारे आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोग्राम चला रही है। आप पहुंचिए तो सही सरकार तक, आप प्रशासन तक। इतने सारे गैर सरकारी संगठन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको रोजगार, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आप पहुंचो तो सही, अगर आप पहुंचने की कोशिश करोगे तो आप सही जगह पे जरूर पहुंच जाओगे, और पहुंच जाओगे तो आत्मनिर्भर भी आप बन जाओगे। और वहां आपको वंचना जी जैसी कोई वुमेन एम्पावरमेंट ऑफिसर जरूर मिलेगी जो आपकी मदद करेगी और आपकी जिंदगी में थोड़ा सा पॉजिटिव ट्विस्ट आ जाएगा। बच्चियों और बहनों, आपने आज बहुत सारी ऐसी बातें सुनी जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आएंगी। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और आपके आसपास आपकी बहन, बड़ी, छोटी, ननद, भाभी, पड़ोसन, मित्र, कोई और जिसको आपको लगता है कि आज हमने इतनी सारी बातें की, वैसी कोई भी स्थिति उसके पास है, उस तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए। ऐसे ग्रुप्स में शेयर करिए जहां आपको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है उनमें से किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो और हम किसी की मदद कर पाए। इस बातचीत का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कुछ ऐसी बात कर लें कि किसी के काम आ जाए, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। बातें करते रहिएगा। आप में से किसी ने वन स्टॉप सेंटर का या किसी ऐसी स्कीम का जो भारत सरकार ने चलाई है का फायदा लिया है, वो भी यहाँ लिखिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार को बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है किसी स्कीम का फायदा लेने के दौरान जो आपको लगता है कि यहाँ बताना जरूरी है जिससे वो कोई और अच्छे परिवर्तन की तरफ जा सकता है, तो वो भी लिखिएगा जरूर। लिखते रहेंगे, बात करते रहेंगे तो हम आपस में मिलके एक दूसरे की समस्याओं को सॉल्व करते रहेंगे। टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। बहुत बहुत धन्यवाद वंचना जी इस बातचीत के लिए। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल है जो आपको वुमेन एम्पावरमेंट ऑफिसर से पूछना है, लिख दीजिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। ऐसी ही किसी बातचीत में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।